So good morning everyone. Welcome to the class दोस्तों. पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया एक चैप्टर जो आपके करियर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अकाउंटिंग का पूरा बेस ये चैप्टर ले करता है. चैप्टर का नाम था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस. तो इन तीन शब्दों को पहले हमने समझा. क्या होते हैं कॉन्सेप्ट्स, क्या होते हैं प्रिंसिपल्स और क्या होते हैं कन्वेंशंस. और एक बार तीनों का मतलब समझ लिया उसके बाद हमने कहा हम इन तीनों शब्दों को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करेंगे. तो कोई बताना चाहेगा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? शाबाश बेटा. ये वो अजम्पशंस हैं जिसके ऊपर हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, हमारी पूरी अकाउंटिंग बेस की जाती है. राइट. अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स भी इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस होते हैं दोस्तों. उसके बाद फिर आई अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स यानी अकाउंटिंग के सिद्धांत. क्या होते हैं ये बॉडी ऑफ डॉक्ट्रिन्स है, ये रूल बुक है, ये प्रिंसिपल्स है जिसके ऊपर, जिसके थ्रू हमारी अकाउंटिंग की जाती है. ये एक्सप्लेन करती है कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं. तो जो भी काम हम अकाउंटिंग में करते हैं, व्हाई डू वी डू दैट, दिस एक्सप्लेन्स दैट. राइट. साथ ही अगर किसी जगह पर किसी चीज को करने के मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स हो तो उन ऑल्टरनेटिव्स में से हमें कौन सा चूज करना है उसकी सिलेक्शन के लिए भी प्रिंसिपल्स हमें गाइड करती है. राइट एवरीवन. और तीसरा था अकाउंटिंग कन्वेंशंस. कन्वेंशंस का मतलब था जो पहले से चलती आई पास्ट प्रैक्टिसेस जो अकाउंटिंग में चलती आई और जो अडॉप्ट हो गई एज अ प्रिंसिपल एक्सेप्ट हो गई, दोज आर टर्म्ड एज अकाउंटिंग कन्वेंशंस, पास्ट प्रैक्टिसेस. राइट. किसकी पास्ट प्रैक्टिस? पंडितों की. किसकी? अकाउंटेंट्स की. तो अकाउंटिंग के कन्वेंशंस हैं, दैट्स व्हाई वी सेड अकाउंटेंट्स जो पास्ट प्रैक्टिस फॉलो करते आए एंड व्हिच गॉट अडॉप्टेड, दोज आर टर्म्ड एज अकाउंटिंग कन्वेंशंस. ओके एवरीवन. फिर हमने एक टर्म समझी थी गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. ये क्या बला थी? उधर देखते हुए नहीं, यहां देखते हुए. हाँ, व्हाट इज गैप? गैप, इंडियन गैप, यूएस गैप, फिर इंटरनेशनल गैप की बातें हमने करी. ये क्या चीज है? तो बिल्कुल सही बात. जिस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के दायरे में रहते हुए अकाउंटिंग की जाती है, दैट्स टर्म्ड एज गैप. तो इसमें प्रिंसिपल्स भी आ जाते हैं, इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी आ जाते हैं, लॉ भी आ जाता है. जैसे कंपनी को कंपनीज एक्ट के दायरे में रहते हुए अकाउंटिंग करनी होती है, तो कंपनीज एक्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, पोस्टुलेट्स, सारे प्रिंसिपल्स, ये सब मिला के कहलाता है गैप. तो इंडिया में अगर एक एंटिटी है उसे फॉलो करना होता है इंडियन गैप, यूएस वाली एंटिटी को फॉलो करना होता है यूएस गैप, और आज के जमाने में इंटरनेशनल गैप का भी दौर चल पड़ा है दोस्तों. फिर हम पहुंचे थे दोस्तों कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमने पढ़ने हैं. तो ये 12 कॉन्सेप्ट्स के नाम शुरू किए थे और पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा था एंटिटी कॉन्सेप्ट. इस कॉन्सेप्ट के दो नाम और भी थे, बिजनेस एंटिटी और अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट. परफेक्ट. तो क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट? बिजनेस और उसका ओनर दो अलग अलग एंटिटीज है, और अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अकाउंटिंग करते हैं. सो अकाउंटिंग के लिहाज से बिजनेस और ओनर दो अलग अलग एंटिटीज है और हम अकाउंटिंग करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से. इस कॉन्सेप्ट की वजह से होता क्या है अकाउंटिंग में दोस्तों? व्हाट इज द एप्लीकेशन? फर्क क्या पड़ता है? ओनर जो पैसा लाता है वो एक लायबिलिटी की तरह ट्रीट किया जाता है, और वैसे ही जब बिजनेस ओनर का पैसा वापस करता है वो लायबिलिटी का रीपेमेंट यानी ड्रॉइंग माना जाता है. वो बिजनेस का खर्चा नहीं होता, वो लायबिलिटी का रीपेमेंट होता है. राइट एवरीवन. ओके. अगला कॉन्सेप्ट था मॉनेटरी यूनिट कॉन्सेप्ट. इसका भी एक नाम और था मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. मनी मेजरमेंट या मॉनेटरी यूनिट, नाम ही दो है और बातें भी दो ही की थी दोस्तों. पहला कॉन्सेप्ट, पहली बात बोली थी, सिर्फ वही चीज रिकॉर्ड होंगी जो मनी की टर्म्स में मेजरेबल है. राइट. तो क्या रिकॉर्ड नहीं होगा? क्वालिटेटिव फैक्टर्स यानी जो मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं हो सकते वो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होते. और दूसरी बात, चेंज इन प्राइस लेवल्स को ये अकाउंट फॉर नहीं करता, क्योंकि अकाउंटिंग में पास्ट का 1 रुपया और आज का 1 रुपया बराबर माना जाता है. बट मॉनेटरी यूनिट, हमने कहा चीजें मनी की टर्म्स में मेजर होती हैं. मनी का मतलब क्या है? जिस देश में आप लोकेटेड है वहां की जो रूलिंग करेंसी होती है, नॉर्मली वो करेंसी होती है जिसमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, अकाउंट्स बनाए जाते हैं. रिपोर्टिंग करेंसी हमारी वही होती है. तो अगर एक बिजनेस इंडिया में डोमिसाइल्ड है तो उसकी करेंसी होगी आईएनआर, वो फॉलो करेगा आईएनआर अपनी रिपोर्टिंग के लिए. अगर एक बिजनेस यूएस में लोकेटेड है तो यूएस डॉलर फॉलो करेगा. राइट एवरीवन. तो मॉनेटरी यूनिट, मनी का यूनिट क्या होगा? तो जैसे आपने दो लिमिटेशंस बोली, पहली लिमिटेशन की क्वालिटेटिव फैक्टर्स इग्नोर होते हैं, और दूसरी लिमिटेशन की टाइम वैल्यू ऑफ मनी, प्राइस लेवल चेंजेस का इफेक्ट यहां पे नहीं लिया जाता.
अगला कॉन्सेप्ट आया दोस्तों गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था गोइंग कंसर्न। यस एवरीवन, क्या है ये कॉन्सेप्ट? यस बेटा, कौन से फ्यूचर तक? फोर्सेबल, जहां तक हम देख सकते हैं। सो द बिजनेस विल कंटिन्यू टिल अ foreseeable future. Neither there is any intention nor any compulsion to close it down or scale it down substantially. Right? इसका मतलब क्या हुआ? इससे फायदा क्या है? हमने मान लिया बिजनेस चल रहा है, जब तक हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है या हमारे ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है या हमारी ऐसी खुद की मंशा नहीं है कि बंद करना पड़े, तो चलता जाएगा। उससे हमारे अकाउंटिंग में क्या फर्क पड़ता है? लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, करंट नॉन करंट का जो सेग्रीगेशन था वो इसी कॉन्सेप्ट की वजह से हो पाता है। अगर ये कॉन्सेप्ट ना हो तो एवरीथिंग वुड बी शॉर्ट टर्म, क्योंकि फिर सारे एसेट्स पड़े होंगे बेचने के लिए, सारी लाइबिलिटीज पड़ी होंगी सेटल करने के लिए। राइट? ओके। और क्या होता है इस कॉन्सेप्ट की वजह से दोस्तों? एनआरवी तो आता है अगर ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल ना हो। अगर ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है तो क्या चलेगा? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हम अपने एसेट्स को कैरी कर पा रहे थे हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। अगर ये कॉन्सेप्ट ना हो तो हमारे एसेट लाइबिलिटीज होंगे ऑन एनआरवी बेसिस। राइट ना दोस्तों? एक बार एनआरवी का मतलब जितना आपको समझ आया वो बता दीजिए। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब क्या हुआ? तो ओके, इन एसेट्स को बेच के नेट नेट हमें क्या मिलेगा? ये है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। और जैसे हम एसेट को बेच के रियलाइज करते हैं, लाइबिलिटी को सेटल किया जाता है। लाइबिलिटी के लिए जो सेटलमेंट वैल्यू होती है कि नेट नेट हमारी जेब से क्या जाएगा, वो उसकी रियलाइजेबल वैल्यू है। एक्चुअली नेट सेटलमेंट वैल्यू है। हम इस सब को कह देते हैं दैट वी कैरी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑन नेट रियलाइजेबल वैल्यू। यानी मान लीजिए हमने एक लैंड खरीदा था दोस्तों आज से कुछ 5 साल पहले, हमारी बुक्स में आ रहा है 2 करोड़ रुपए का। आज अगर बेचा जाए तो वो 5 करोड़ का बिक सकता है सारे खर्चे काटने के बाद। यानी हमारे हाथ में क्या आएगा? 5 करोड़ रुपीस। तो व्हाट इज द एनआरवी ऑफ द लैंड? 5 करोड़। तो मेरी बुक्स में वो लैंड वैसे 2 करोड़ पे आता अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट चल रहा होता, लेकिन अगर हम गोइंग कंसर्न नहीं है तो फिर ये लैंड हमारी बुक्स में आएगा 5 करोड़ पे, विच इज यार एनआरवी। राइट दोस्तों? मार्केट वैल्यू रेलेवेंट तब होती है जब चीजें बेचने के लिए पड़ी हो। डन एवरीवन? वैसे ही लाइबिलिटी के लिए जो पे करना होगा वो उसकी एनआरवी मान लीजिए या नेट सेटलमेंट वैल्यू, उस वैल्यू में हम कैरी करेंगे अगर बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं है। इज दैट ओके एवरीवन? चलिए, सो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट का जन्मदाता था। अगर बिजनेस गोइंग कंसर्न ना हो तो एनआरवी पे आ गई चीजें। अगला कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट या अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट दोस्तों? बिजनेस की जो लाइफ थी उसे हमने छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड कर दिया था, और उस पीरियड के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। इससे फायदा क्या है? क्यों छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड किया था? ताकि हम पीरियोडिकली बिजनेस की परफॉर्मेंस को असेस कर सकें, इवैल्यूएट कर सकें, और जहां कोई डिसीजंस लिए जाने हैं, करेक्टिव एक्शंस लिए जाने हैं, वो साथ ही लिए जा सके। राइट एवरीवन? ऐसा ना हो कि बहुत देर बाद पता चले कि हम कुछ गलत कर रहे थे। तो इसीलिए हम पीरियोडिकली असेस करना चाहते हैं ताकि डिसीजंस हो सके। तो इस कॉन्सेप्ट की वजह से हमारी अकाउंटिंग में फर्क क्या पड़ा? क्या एप्लीकेशन हुई इस कॉन्सेप्ट की? हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती है, फाइनल अकाउंट्स फॉर द पीरियड, वो आते हैं पिक्चर में बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। अगर ये कॉन्सेप्ट ना होता तो पीरियड एंड का सवाल ना होता, पीरियड एंड ना होता तो पीरियड एंड के फाइनल अकाउंट्स ना होते। और वैसे ही दोस्तों अक्रूअल कॉन्सेप्ट और मैचिंग कॉन्सेप्ट, इन दो कॉन्सेप्ट का जन्मदाता है ये कॉन्सेप्ट। राइट एवरीवन? अक्रूअल कॉन्सेप्ट एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट कम्स इनटू पिक्चर बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। नाउ अकाउंटिंग का जो पीरियड है दोस्तों, जैसे हम पीरियड या पीरियोडिसिटी बोल रहे हैं, दैट इज नॉर्मली अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। वो 12 महीने कैलेंडर वाले हो सकते हैं, वो 12 महीने फाइनेंशियल वाले हो सकते हैं, या कोई और भी हो सकते हैं। बट क्या 12 से कम या 12 से ज्यादा भी हो सकता है? 100% हो सकता है दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है दोस्तों, इट कुड बी फॉर एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारे यहाँ पर भी कुछ कंपनीज क्वार्टरली रिपोर्टिंग भी करती हैं 3-3 महीने के लिए। सो इट कुड बी अ पीरियड मोर देन 12 मंथ्स, इट कुड बी अ पीरियड लेस देन 12 मंथ्स, यूजुअली इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। बट चलूं आगे एवरीवन? तो चलिए, यहां तक हमने पिछली क्लास में बातें की थी और अब चलेंगे आगे। तो हमने कहा था पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट दो कॉन्सेप्ट का जन्मदाता है, तो चलिए पहले उन्हीं दो कॉन्सेप्ट्स की बातें करें। तो मूविंग टू अक्रूअल कॉन्सेप्ट। ये नाम तो पक्का सुना है आप लोगों ने, राइट ना? तो जो आपको पता है पहले वो बता दीजिए, फिर आगे बात करेंगे। अक्रूअल कॉन्सेप्ट
शाबाश मेरे बच्चे। यानी हम ट्रांजैक्शन को तभी रिकॉर्ड कर लेते हैं जब वो होती है। यानी बच्चे ने कहा ड्यू बेसिस पे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, हम पैसे के आने का या पैसे के जाने का इंतजार नहीं करते हैं। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट का मतलब ही होता है ड्यू बेसिस अकाउंटिंग, या इसको कहा जाता है मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जिसका मतलब है हम ट्रांजैक्शंस में भी इनकम्स और एक्सपेंसेस को तब रिकॉर्ड कर लेते हैं जब वो अक्रू हो जाती है, जब वो अक्रू यानी ड्यू हो जाती है, ना कि तब जब पैसा आता है या पैसा जाता है। अब ये कॉस्ट और रेवेन्यू की जो हम बातें कर रहे हैं, रेवेन्यू तब रिकॉर्ड होता है जब वो अर्न कर लिया जाता है। क्या कहा मैंने? जब अर्न कर लिया जाता है, यानी जब कमा लिया जाता है, ना कि तब जब उसके बदले पैसा आता है। और खर्चा तब रिकॉर्ड किया जाता है, कॉस्ट तब रिकॉर्ड की जाती है जब वो इंकर हो जाती है, ना कि तब जब उसके लिए पैसा जाता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल दोस्तों, सोच के जवाब दीजिएगा। क्या हम कैश सेल्स रिकॉर्ड करते हैं? हाँ या ना जल्दी, अरे इतनी गंभीर सोच में पड़ गए हो। क्या हम कैश सेल रिकॉर्ड करते हैं दोस्तों? मैंने माल बेचा और उसके बदले मुझे इमीडिएटली पैसा आ गया, हम तभी रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्या हम उधार की सेल भी रिकॉर्ड करते हैं? बट अभी तो पैसा नहीं आया होता, बट हमने कमा लिया। मैंने आपको माल बेच दिया, चाहे पैसा अभी आपने नहीं दिया, बट मैंने अपना काम कर दिया। आई हैव अर्नड माई रेवेन्यू। तो क्या मुझे वो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेना चाहिए? तो इसी को हम कहते हैं अपने रेवेन्यूज को रिकॉर्ड करो जब आप उसे अर्न कर लो, ना कि तब जब उसका पैसा आए। लास्ट क्लास में मैंने एक एग्जांपल लिया था दोस्तों, सेल हुई थी 23-24 में, पैसा आया था 24-25 में। सेल कब रिकॉर्ड की थी? 23-24 में, जब सेल हो गई, यानी जब आपने पैसा कमा लिया, ना कि तब जब पैसा आपको रिसीव हो रहा है। समझ आती है बात? और कमाने को ही इंग्लिश में हम कह देते हैं व्हेन इट इज अर्न्ड। सो अक्रूवल कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट रेवेन्यूज आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अर्न्ड एंड नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड। वैसे ही खर्चों के लिए उल्टा कर दीजिए, कॉस्ट्स आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इंकर्ड, नॉट व्हेन कैश इज पेड। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल दोस्तों। दोस्तों मान लीजिए मेरे ऑफिस में एक एम्प्लॉय काम करता है, मैं उसे हर महीने की सैलरी अगले महीने की 7 तारीख को पे करता हूं। यानी उसने 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक काम किया, पूरे महीने काम किया, मैं उसे सैलरी पे करूंगा अगले महीने की 7 तारीख को। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए मेरे बिजनेस का पहला साल है, उसने पूरे 12 महीने मेरे यहां काम किया, पूरे 12 महीने। मैंने उसे अप्रैल की सैलरी मई में पे करी 7 में, मई की सैलरी पे करी 7 जून को, जून की सैलरी 7 जुलाई को, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अगले साल जनवरी की सैलरी कब पे करी होगी? 7 फेब को, फेब की सैलरी 7 मार्च, और मार्च की सैलरी, बस यही रुक जाइए, यानी 31 मार्च तक मार्च के महीने की सैलरी पे नहीं हुई होगी। कैन आई से दैट? तो मैंने अप्रैल से लेकर मार्च तक पूरे 12 महीने उसकी सर्विस ली, लेकिन मार्च के महीने की सैलरी 31 मार्च तक पे नहीं हुई। सोच के बताइए इस साल का खर्चा कितने महीने का? 12 महीने सर्विस ले ली है, लेकिन पेमेंट सिर्फ 11 महीने की करी है। खर्चा कितने महीने का? 12 महीने। क्यों? खर्चा इंकर हो गया। खर्चा, हमने उसकी सर्विस ले ली, और जब हमने सर्विस ले ली तो खर्चा इंकर हो गया। और हम खर्चा रिकॉर्ड करते हैं ऑन अक्रूवल बेसिस, यानी जब वो इंकर हो जाता है, ना कि जब उसके लिए पैसा दिया जाता है। अब आप ही बताइए, क्या हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करते? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अक्रूड एक्सपेंस, वो इसी वजह से रिकॉर्ड करते हैं, बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। इज दैट ओके एवरीवन? अब देखिए, अक्रूवल कॉन्सेप्ट के लिए हमने प्रिंसिपल ही बोला कि हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं और कॉस्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑन अक्रूवल बेस। रेवेन्यू अक्रू तब होता है जब वो कमा लिया जाता है, खर्चा अक्रू तब होता है जब वो इंकर हो जाता है। यही बोला दोस्तों। लेकिन इसके साथ साथ आपके एसेट्स और लायबिलिटी भी अक्रूवल बेस पे रिकॉर्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां देखें सब लोग, मुझे बताइए, उधार की सेल्स हुई है, क्रेडिट सेल्स। हमने राम को माल उधार पे बेचा है, क्रेडिट सेल्स टू राम ₹10,000 on 1st March 2024. Cash received on 1st May 2024. हमने राम को माल बेचा है उधार पे 1 मार्च के दिन, और पैसा 2 महीने बाद आया। सेल कब रिकॉर्ड करूं? 1st मार्च के दिन, राइट? क्या एंट्री पास करूं दोस्तों? विल पास एन एंट्री राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, 10,000 रुपए। अब आपने ये जो रिकॉर्ड किया, ये आपकी
अक्रूड इनकम है। अक्रूवल बेस पे आपने अपनी इनकम बुक करी कि मैंने माल बेच दिया, मैंने पैसा कमा लिया, और कमा लिया तो हमने अपनी इनकम बुक कर ली। इनकम्स आर रिकॉर्डेड ऑन अक्रूवल बेस व्हेन दे आर अर्न्ड। अर्न्ड हो गया, हमने रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन क्या उसके साथ साथ आपने एक एसेट भी रिकॉर्ड किया? राम नाम का एक डेटर आया बुक्स में, वो डेटर भी जो रिकॉर्ड हुआ है दोस्तों, वो भी तो अक्रूवल बेस पे ही रिकॉर्ड हुआ कि पैसा लेने का अधिकार आ गया क्योंकि आपने पैसा कमा लिया है, अभी तक मिला नहीं है। सो क्या राम मेरा एक रिसीवेबल बन गया दोस्तों? तो ये है आपका एक अक्रूड एसेट, ये है आपकी अक्रूड इनकम। सब हो मेरे साथ दोस्तों? तो हम अक्रूवल बेसिस पे सिर्फ इनकम्स और एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करते, हम उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साथ में एसेट्स और लायबिलिटीज भी रिकॉर्ड करते। अच्छा चलो, वो भी सैलरी वाला जो एग्जांपल हम ले रहे थे, 11 महीने की सैलरी पे कर दी है, 12वें महीने की पे नहीं की है, लेकिन आपने कहा खर्चा कितने महीने का रिकॉर्ड करूं? पूरे 12 महीने। तो जब मैंने 11 महीने सैलरी पे करी तो मैंने एंट्री पास की होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश या सैलरी टू बैंक। जल्दी बोलो हाँ या ना, क्या यही एंट्री होनी चाहिए थी? तो मान लीजिए एम्प्लॉय की सैलरी है महीने की 10,000 रुपए, तो ये एंट्री मैंने साल में 11 बार पास की होगी। जब जब सैलरी पे करी, एट दैट टाइम आई वुड हैव पास दिस एंट्री। हाँ या ना? और साल के एंड में 31 मार्च के दिन मार्च की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो क्या एंट्री पास करूं? सैलरी आउटस्टैंडिंग के लिए, आउटस्टैंडिंग सैलरी के लिए एंट्री क्या पास करूं? यस बेटा। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपके लिए एसेट है, लायबिलिटी है? सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज। 10,000 रुपए, यही होनी चाहिए। आप एक चीज सब लोग देखिए, इन दोनों एंट्रीज को देखिए, दोनों में एक चीज कॉमन है। और आपने खुद कहा दोस्तों, खर्चा हम रिकॉर्ड करते हैं ऑन ड्यू बेसिस। क्या 12 महीने की सर्विस ले ली तो 12 महीने का खर्चा बुक होना चाहिए, चाहे 11 महीने पे हुआ, 1 महीने पे नहीं हुआ, बट खर्चा तो पूरे 12 महीने का हुआ। तो सैलरी से खर्चा डेबिट हो गया, खर्चा तो डेबिट ही होता है दोस्तों। और अगर पे कर दिया तो आपके यहां से पैसा चला गया, पैसा चला गया तो कैश कम कर दिया, और अगर पे नहीं किया तो आपकी लायबिलिटी बन गई, और लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी बढ़ा दी दोस्तों। तो सैलरीज टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज। अब आप बताएं, क्या ये खर्चा अक्रूवल बेस पे रिकॉर्ड हुआ? हाँ या ना? चाहे पे हुआ चाहे नहीं हुआ। ऊपर वाले केस में पे हो गया, नीचे वाले केस में पे नहीं हुआ। तो चाहे पे हो चाहे ना हो, हमारा खर्चा तो अक्रूवल बेस पे आ गया। लेकिन क्या साथ में एक लायबिलिटी भी आ गई? तो हम जब अक्रूवल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, अक्रूवल कॉन्सेप्ट रिजल्ट्स इनटू रिकॉग्निशन ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू ऑन अक्रूवल बेसिस एंड साइमल्टेनियस रिकॉग्निशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आल्सो ऑन अक्रूवल बेसिस। डज दैट मेक सेंस एवरीवन? हाँ, चलिए ये लीजिए। तो आज के बाद मुझसे दोस्तों, जब भी आप बात करें, हम खर्चा कैश आने पे, सॉरी कैश जाने पे रिकॉर्ड नहीं करते, हम इनकम्स कैश के आने पे रिकॉर्ड नहीं करते, हम रिकॉर्ड करते हैं जब वो कमा ली जाती है या जब वो इंकर हो जाती है। राइट बेटा? बहुत सारे बच्चों को एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा कंफ्यूजन होता है कि जब तक कैश नहीं आया हमारा खर्चा नहीं हुआ, कैश नहीं आया हमारी इनकम नहीं हुई, कैश नहीं गया हमारा खर्चा नहीं हुआ। दोस्तों कैश अलग चीज है, इनकम्स और एक्सपेंस अलग चीज है। इनकम्स और एक्सपेंस रिजल्ट्स इन प्रॉफिट, प्रॉफिट या लॉस। कैश बैलेंस शीट की एसेट साइड है, प्रॉफिट लॉस कैपिटल में जाता है जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड है। ये दो अलग अलग चीजें हैं। अगर ये दोनों एक ही चीज होती तो आपने कभी 12th स्टैंडर्ड में एक स्टेटमेंट पढ़ी है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, नाम तो सुना है कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। 11th में आपने पीएनएल अकाउंट बनाया है, और 12th में आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट भी पढ़ा है दोस्तों। अगर कैश का आना जाना और प्रॉफिट का होना या लॉस का होना ये दोनों एक ही बात होती, तो फिर दो अलग स्टेटमेंट्स क्या होती? प्रॉफिट लॉस अलग चीज है, कैश फ्लो अलग चीज है। कैश का आना जाना से प्रॉफिट लॉस का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। इज दैट ओके एवरीवन? लीजिए, पहला बुलेट जल्दी से पढ़ेंगे सब लोग। The effects of transactions and events are recognized on due basis.
that is as and when they occur and not when cash is received or paid. Right everyone? इस कॉन्सेप्ट का जन्मदाता कौन है? पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, राइट? अगर पीरियोडिसिटी की दीवार ना होती तो इस पीरियड या उस पीरियड का सवाल ही नहीं होता दोस्तों। आप मुझे बताएंगे दोस्तों, ये जब आपने अभी सैलरीज रिकॉर्ड करी है, सैलरीज ये 2023-24 की सैलरीज है, 2023-24। ये वाली जो सैलरी आपने 12वें महीने की रिकॉर्ड करी, ये पे कब होगी? 24-25 में। लेकिन आप खर्चा कब रिकॉर्ड कर रहे हो? क्या फर्क पड़ रहा है दोस्तों कि 23-24 में जाए या 24-25 में जाए? क्यों फर्क पड़ रहा है? क्योंकि आप अकाउंट्स बनाना चाहते हो फॉर द पीरियड ऑफ 23-24। 31 मार्च 24 के साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालना चाहते हो, तो खर्चा इस साल का है या उस साल का है, फर्क पड़ता है। और ये इस साल या उस साल, ये किसने किया था? पीरियोडिसिटी ने। अगर ये बीच की दीवार ना होती तो पीरियड ही तो चल, एक नॉर्मल लाइफ तो चलती रहती। आपने बीच में एक पीरियड की दीवार खड़ी करी, इस पीरियड उस पीरियड को बनाया। इसी वजह से अक्रूवल कॉन्सेप्ट का जन्मदाता है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। ये लीजिए दोस्तों, नेक्स्ट बुलेट, accrual means recognition of revenues and cost as they are earned or incurred and not as money is received or paid. It includes recognition of transaction relating to assets and liabilities as they occur irrespective of the actual receipts or payments. तो ऊपर हमने पहले बात करी रेवेन्यू और कॉस्ट की, फिर हम बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड एसेट्स और लायबिलिटीज। इज दैट ओके एवरीवन? अब रेवेन्यू जो हमने बोला अक्रूवल बेस में, उसका मतलब था जब वो अर्न हो जाए। अब बात करते हैं दोस्तों, रेवेन्यू अर्न कब माना जाता है? ध्यान से सुनिएगा एवरीवन। मैं अगर एक गुड सेलर हूं, यानी माल या तो बना के बेचता हूं मैन्युफैक्चरर, या मैं ट्रेडर हूं, माल खरीद के बेचता हूं, दोनों ही केस में माल बेच रहा हूं। मेरा रेवेन्यू कब होगा? जब मैं माल बेच दूंगा, जब मैं माल सेल कर दूंगा। सो व्हेनेवर आई सेल द गुड्स, तब मेरा रेवेन्यू अर्न हो जाता है। अगर मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूं एवरीवन, इफ आई एम अ सर्विस प्रोवाइडर, जैसे जो काम मैं अभी कर रहा हूं, क्या मैं आपको गुड्स बेच रहा हूं? नहीं, बट आई एम अ सर्विस प्रोवाइडर। मेरा रेवेन्यू कब अर्न होगा? जब मैं आपको सर्विस दे दूंगा। अच्छा, इसको ऐसे देखिए, आपको क्या लगता है, आप लोगों ने सेंटर पे एडवांस में अपनी फीस पे कर दी, क्या हमारे सेंटर का रेवेन्यू हो गया? अभी तो एक लाइबिलिटी है। क्यों मेरे बच्चे? हमने अभी तक कुछ दिया ही नहीं आप लोगों को रिटर्न में, और रिटर्न में देना क्या है हमने? सर्विस, पढ़ाने की सर्विस। तो जब तक हम आपको पढ़ाते नहीं तब तक हम रेवेन्यू अर्न नहीं कर रहे। अभी हम सिर्फ पैसा एडवांस में लेके बैठे हैं। अभी जो मैं काम कर रहा हूं, आई एम अर्निंग द रेवेन्यू। हम सर्विस दे रहे हैं और रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं। मेरी बात समझ आती है दोस्तों? तो इट्स लाइक दिस, मान लीजिए आपका कोर्स 6 महीने का है, आपने फीस एडवांस में पे कर दी, और मैंने अभी तक आपको 3 महीने की लेक्चर डिलीवरी करी है, 3 महीने का पढ़ाई कराई है, तो कितना रेवेन्यू कमा लिया? आधा रेवेन्यू कमा लिया। अगर 6 महीने का कोर्स है और आधा रेवेन्यू 3 महीने हो गए, तो हमने 3 महीने का रेवेन्यू अर्न कर लिया। तो रेवेन्यू अर्न होता है दोस्तों जब गुड्स बेचे जाते हैं या जब सर्विस रेंडर की जाती है। सब हो मेरे साथ? पढ़िए पॉइंट को। इनकम्स आर अर्न्ड व्हेन द गुड्स आर सोल्ड और व्हेन सर्विसेज आर रेंडर्ड एंड नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड। पैसा पहले आए, पैसा बाद में आए, उससे फर्क नहीं पड़ता। किताबों में इनकम तब रिकॉर्ड की जाएंगी जब आपने कमा ली, और कमाई तब जाएंगी जब आपने माल बेच दिया या आपने सर्विस दे दी। ओके एवरीवन? ले चलूं आगे। अब खर्चे का आप ही बता देंगे, कॉस्ट कब इंकर्ड मानी जानी चाहिए? कॉस्ट कब इंकर मानी जानी चाहिए? रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्या बोला? जब मैंने गुड्स बेच दिए। खर्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैंने गुड्स खरीद लिए। रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैंने सर्विस रेंडर कर दी। खर्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैंने सर्विस रिसीव कर ली। राइट एवरीवन? सो एम्प्लॉय ने मेरे यहां पूरे 12 महीने की सर्विस दे दी थी, क्या मेरा खर्चा हो गया था पूरे 12 महीने का? क्यों हो गया था? क्योंकि मैंने 12 महीने की सर्विस ले ली थी। चाहे मैंने पे किया चाहे नहीं किया, बट मेरा खर्चा पूरे 12 महीने का हो गया। सो कॉस्ट्स आर इंकर्ड व्हेन द गुड्स आर परचेज्ड and not when actual payment is made, and similarly when service is received and not when payment is made.
Does that make sense, everyone? Accrual basis of accounting is also called mercantile basis of accounting. Mercantile, ड्यू बेसिस या mercantile basis या accrual basis, तीनों एक ही चीज है दोस्तों। ले चलूं आगे एवरीवन। अब इस कॉन्सेप्ट की अकाउंटिंग में बहुत वाइड एप्लीकेशंस है दोस्तों। हमने तो अभी क्रेडिट सेल का एग्जांपल लिया, क्रेडिट सेल तो एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, वो भी अक्रूवल बेस पे आता है। वैसे ही क्रेडिट परचेज, तो क्रेडिट सेल हम उस पीरियड में रिकॉर्ड करते हैं जिस पीरियड में माल बेच दिया गया, ना कि तब जब पैसा आया। वैसे ही क्रेडिट परचेज हम तब रिकॉर्ड कर लेते हैं जिस पीरियड में आपने माल परचेज कर लिया, बिकॉज कॉस्ट इंकर कर ली, ना कि तब जब पैसा आपकी जेब से जाता है। राइट दोस्तों? चलिए अब सब लोग सोच के जवाब दीजिए। दोस्तों मान लीजिए मैं एक बिजनेसमैन हूं, माल बनाता हूं और आप मेरे सप्लायर हैं। यू ऑल आर माई सप्लायर्स। मैं आपसे माल खरीदने आया और आपने मुझे कहा सर पहले कुछ पैसा एडवांस दे दो, फिर मैं आपके लिए माल बनाऊंगा, फिर डिलीवर करूंगा। ठीक है, मैंने आपको एडवांस पे कर दिया है, क्या मेरा खर्चा हो गया? नहीं, क्यों नहीं मेरे बच्चे? शाबाश मेरे बच्चे, मुझे कुछ मिला थोड़ी ना अभी, मैंने सिर्फ आपको पैसा दिया। खर्चा, कॉस्ट कब इंकर होनी थी? जब गुड्स रिसीव हो जाए, गुड्स परचेज हो जाए या सर्विसेज रिसीव हो जाए। आप मेरे गुड्स के सप्लायर हैं, क्या मैंने गुड्स परचेज कर लिए? नहीं दोस्तों, व्हाट आई हैव गिवन यू इज ओनली एडवांस। अभी तक आपने उसके बदले मुझे कुछ दिया नहीं। राइट? अगर कल को आप माल नहीं दे पाते तो क्या मेरा पैसा डूब गया या मैं आपसे पैसा वापस मांगूंगा? तो इसका मतलब जो अभी दिया है वो सिर्फ एक एडवांस, मेरा एक एसेट है, रिकवरेबल है अगर आप उसके बदले माल देते नहीं हो मुझे। तो मेरा खर्चा तब होगा जब आप मुझे माल डिलीवर कर देंगे। इज दैट ओके बेटा? पक्का ना? पैसा जाने से खर्चा नहीं होता है, खर्चा तब होता है जब या तो माल परचेज हो जाए या सर्विस रिसीव हो जाए। इज दैट ओके एवरीवन? वैसे ही आपने जो मुझे फीस दी है एडवांस में, क्या वो फीस मेरी इनकम हो गई? क्यों नहीं? अभी तक कमाई नहीं है। राइट? अब उल्टा, इसको उल्टा घुमा दीजिए। अभी जो मैंने आपको सप्लायर की तरह एडवांस दिया था, मैंने आपसे पूछा क्या मेरा खर्चा हो गया? आपने कहा नहीं। अब उल्टा सोचिए, क्या आपका रेवेन्यू हो गया? क्या आपने कमा लिया? नहीं। आप कब कमाएंगे? जब आप गुड्स सेल करेंगे। अभी तक कुछ दिया थोड़ी ना दोस्तों। तो आपने सिर्फ मेरा पैसा अपने पास लेके रख लिया है, एडवांस। मेरे लिए एसेट है, आपके लिए लायबिलिटी है। जय माता दी। एग्जाम्पल अगला, accrued income like interest earned but not yet received is recognized in the period in which it is। क्या हम accrued interest नाम की चीज रिकॉर्ड करते हैं दोस्तों? accrued interest, चलिए एग्जांपल लीजिएगा। मान लीजिए मैंने बैंक में एक एफडी करवाई है, राइट? और एफडी कराई 31 मार्च से 5 महीने पहले, यानी आई गॉट दी एफडी बुक्ड ऑन से 1 नवंबर, तो 31 मार्च तक 5 महीने बनते हैं। बैंक ने मुझे कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया। बैंक इंटरेस्ट देगा अगले साल में 1 साल के बाद, यानी पूरे 12 महीने के बाद बैंक मुझे इंटरेस्ट देगा। और आज तक कितने महीने हुए? 5 महीने। ठीक है बेटा? क्या मैंने कोई, अच्छा क्या मुझे कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ है? रिसीव, क्या कोई कैश आया है? नहीं। बट क्या मैंने इंटरेस्ट कमा लिया है? कितने महीने का? 5 महीने का। क्यों कमा लिया दोस्तों? कमाते कब है? व्हेन आर द इनकम्स अर्न्ड? जब या तो आपने गुड्स बेच दिए या आपने सर्विस दे दी। यहां क्या सर्विस दी आपने जो आपने 5 महीने का इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड कर लिया? कहीं से आवाज आई? बिल्कुल सही बात है, आपने पैसे की सर्विस दी है दोस्तों। आपने उस बैंक को अपना पैसा दिया हुआ है, फाइनेंशियल सर्विस दी है। क्या बैंक ने आपका पैसा 5 महीने के लिए इस्तेमाल किया? आपने 5 महीने की फाइनेंशियल सर्विस दी है, उसका आप रेवेन्यू बुक कर रहे हैं, इनकम बुक कर रहे हैं। परफेक्ट मेरे बच्चे, सब हो मेरे साथ? क्या बैंक को 5 महीने का इंटरेस्ट का खर्चा बुक कर लेना चाहिए? क्यों? बैंक ने 5 महीने की फाइनेंशियल सर्विस ली है, तो सर्विस ले ली है तो उसका खर्चा बुक करना होगा। राइट? बस उसी की बात हम कर रहे हैं इनकम साइड से। अक्रूड इनकम लाइक इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव इज रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड इन विच इट इज अर्न, जब कमा ली जाए। बढ़ू आगे एवरीवन? घबराए बिना जवाब देना होगा दोस्तों। अगर नहीं समझ आया, वी कैन डिलिबरेट इट इन नंबर ऑफ टाइम्स, लेकिन अगर यहां पे आपने अपने दिमाग में कुछ कंफ्यूजन कैरी करी तो उसके रैमिफिकेशंस बहुत दूर तक होंगे दोस्तों। इसीलिए अगर कुछ नहीं समझ आता तो यही टाइम है हाथ खड़ा करने का। ठीक है? और दूसरा, मैंने पहले भी कहा था दोस्तों, आपको ये बात माननी होगी, इस क्लास में किसी को कुछ नहीं आता सिवाय मेरे, और मुझसे शर्माने की जरूरत नहीं है दोस्तों।
अगर डॉक्टर से शर्माओगे तो डॉक्टर कभी इलाज नहीं कर पाएगा। बीमारी का इलाज तभी हो सकता है जब आप कहें मुझे ये बीमारी है, तभी डॉक्टर डायग्नोसिस कर सकता है। मैं आपकी हेल्प तभी कर सकता हूं जब आप हाथ खड़ा करने को तैयार हो। और शर्माना किस बात का दोस्तों? यहां लोग शर्माते हैं रिजल्ट बताते हुए। अगर आप रिजल्ट वाले दिन शर्माना नहीं चाहते तो आज हाथ खड़ा कीजिए। उस दिन भी आप पूरे शिद्दत से अपना रिजल्ट बताएंगे कि मेरे इतने नंबर आए हैं, लेकिन आज मत घबराइए। बढ़ू आगे। नेक्स्ट वन, जैसे अभी अक्रूड इनकम की बात की थी, साथ ही एग्जांपल लिया था बैंक की साइड से अक्रूड एक्सपेंस। पढ़िए, अक्रूड एक्सपेंस लाइक रेंट, सैलरीज incurred बट नॉट पेड आर रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड इन व्हिच दे आर incurred। और ये इंकर तब होती है जब हमने सर्विस ले ली। चलिए अब आप बताएंगे। मैंने अपने लैंडलॉर्ड को, मान लो ये जगह रेंट पे है, मैंने अपने लैंडलॉर्ड को रेंट एडवांस में पे कर दिया। एक महीने का रेंट एडवांस में जाता है, मैंने एडवांस पे कर दिया, यानी इस महीने का रेंट पिछले महीने के एंड में पे कर दिया। क्या मेरा खर्चा पिछले महीने हो गया? खर्चा कब होगा? जब मैं सर्विस लूंगा। लैंडलॉर्ड से मैं क्या सर्विस ले रहा हूं? रेंटल, जगह की सर्विस। जगह को यूज करूंगा तो मेरा खर्चा है। जब मैंने जगह जब तक ली नहीं किराए पे, तब तक मेरा खर्चा नहीं हुआ। तो एडवांस जो मैंने दिया वो मेरा खर्चा नहीं है। वैसे ही वो लैंडलॉर्ड के लिए इनकम नहीं है। पक्का ना एवरीवन? ये लीजिए, advance receipt from customer is not recognized as an income when received as it has not been earned as yet। वैसे ही एडवांस पेड खर्चा नहीं है क्योंकि अभी तक कुछ गुड्स या सर्विस मिले नहीं है, खर्चा इनकर नहीं हुआ। तो ये सारी चीजों की क्या आज तक अकाउंटिंग करते आए हैं दोस्तों, ये सब चीजें अक्रूवल कॉन्सेप्ट से आती है। इसीलिए कॉन्सेप्ट बहुत फार रीचिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए अगर आपको ये बातें समझ आती है तो कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे ले चले आपको। ठीक है जी, अपने अपने रजिस्टर्स खोल लीजिए। रजिस्टर्स में हेडिंग डाल दीजिए अक्रूवल कॉन्सेप्ट एग्जांपल्स। अक्रूवल कॉन्सेप्ट्स, अक्रूवल कॉन्सेप्ट एग्जांपल्स। और अब स्क्रीन पे लिखा एग्जांपल पढ़िए सब लोग। एग्जाम्पल पढ़ लिया सबने? मिस्टर एक्स वॉज रिक्रूटेड बाय एबीसी लिमिटेड on 1st April 2021 at a monthly salary of 10,000 rupees, which was payable on 7th of the following month. Till 31st March 2022, he has been paid 11 months salary. Salary for March 2022 was paid on 7th April 2022. Compute the salary expense to be debited to P&L account for the year ended 31st March 2022. ये एग्जांपल सेम अभी हमने लिया था दोस्तों। आपने मेरी हेल्प करनी है पहले तो रिक्वायरमेंट समझने में। मुझे बताइए मांग क्या रहा है हमसे? कंप्यूट द टू बी डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। क्या मांग रहा है? सैलरी का खर्चा या सैलरी कितनी पे करी? सैलरी एक्सपेंस, सैलरी का खर्चा। पीएनएल में तो खर्चा जाता है दोस्तों, कैश फ्लो में जाता है, कैश का कितना आउटफ्लो या इनफ्लो हुआ। हम किसकी बात कर रहे हैं? पीएनएल। पीएनएल में जाता है इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, खर्चा जो इंकर हुआ। आप बताएंगे कितने महीने का खर्चा इंकर हुआ? एम्प्लॉई से सर्विस ली पूरे 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक ली है दोस्तों, पूरे 12 महीने। चाहे मार्च की सैलरी उसे इस साल पे नहीं हुई, बट खर्चा कितने महीने का इंकर हुआ? तो इस साल का खर्चा कितना? 1,20,000 रुपए पीएनएल में जाएगा, 1,20,000। परफेक्ट एवरीवन, ये लीजिए दोस्तों, राइट? पक्का ना एवरीवन? अब आप बता देंगे क्या इससे रिलेटेड बैलेंस शीट में कोई एसेट या लायबिलिटी भी आएगा? हाँ, आउटस्टैंडिंग सैलरी, एक महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, वो लायबिलिटी आ जाएगी। बट हमसे क्वेश्चन स्ट्रिक्टली पूछा था एक्सपेंस बता दो, हमने खर्चा बता दिया, पीएनएल में कितना चला जाएगा। ले चलूं आगे बेटा। नेक्स्ट वन, ये आप लोग सॉल्व कर रहे हैं अपने रजिस्टर्स में। अच्छा, आप लोगों को शायद पता हो या ना पता हो, अभी तक आप लोगों ने कैलकुलेटर्स यूज नहीं किए हैं।
राइट ना, स्कूल में अलाउड नहीं होते थे, अब अलाउड है। तो अब प्लीज अगली क्लास से अपने कैलकुलेटर्स लेके आइए। कैलकुलेटर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है आप लोगों के लिए, जो आज तक आप लोगों ने यूज नहीं किया है। उसमें बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं जो आपकी मदद करी जा सकती है, वो सीखे जाएंगे क्लास में, लेकिन उसके लिए पहले कैलकुलेटर लाना होगा। मोबाइल कैलकुलेटर अलाउड नहीं होते हैं कि मोबाइल पे जाके लग जाए, वो काम नहीं चलेगा। तो अपने अपने कैलकुलेटर्स लेके आए, कैलकुलेटर पे शॉर्टकट ट्रिक्स भी सीखेंगे धीरे धीरे, ठीक है। जिस दिन आपका कैलकुलेटर पे हाथ वैसे ही चलेगा जैसा आज आपका मोबाइल पे चलता है, उस दिन समझ लीजिएगा आपकी कैलकुलेटर से दोस्ती हो गई है। आज आप मैसेज टाइप करते हैं तो नीचे देखते हो या ऐसे ही चल जाता है? चल जाता है ना ऐसे ही। बस वैसे ही कैलकुलेटर में भी ऐसे हाथ चलना है। जब चल जाएगा तो देखिएगा आपका काम आसान होने लग जाएगा। ठीक है जी, आ जाइए पढ़िए क्वेश्चन। Mr. A deposited rupees 1 lakh in a 12% FD fixed deposit with Bandhan Bank on 1st November 2021, maturing after 1 year. The interest was payable by the bank on maturity. Compute the interest income of Mr. A for the year 21-22. आराम से डेट्स को अपने कंट्रोल में लीजिए दोस्तों। एफडी किस दिन कराई है? 1 नवंबर 2021 के दिन। और हमसे मांग क्या रहा है? इंटरेस्ट कितना मिला या कितना कमाया? अर्न्ड, राइट, इनकम मांग रहा है और इस साल की मांग रहा है 2021-2022, राइट। ऊपर क्वेश्चन में लिखा है एफडी 1 साल की है और इंटरेस्ट 1 साल बाद मिलेगा। यस बेटा, यू सेड समथिंग। 5 महीने का इंटरेस्ट इस साल का बनता है, एंड यू सेड 5,000। परफेक्ट एवरीवन। 1 लाख रुपए पे 12% 5 महीने के लिए, एंड दैट वर्क्स आउट टू 5,000, राइट। डेट्स पे कंट्रोल लेना बहुत जरूरी है। अब ये बता दो, क्या इस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हमारी बैलेंस शीट में कोई एसेट या लायबिलिटी भी आएगी? हाँ, क्या आएगा? अक्रूड इंटरेस्ट नाम का एक एसेट आएगा कि बैंक से इंटरेस्ट लेना है, अभी तक मिला नहीं है, बट क्या लेने का अधिकार आ रहा है? तो अक्रूड इंटरेस्ट नाम का एक एसेट आ जाएगा 5,000 रुपीज, राइट बेटा। नेक्स्ट वन, इस आंसर पे एक चॉकलेट होगी, जल्दी से। क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने एवरीवन? बस पहले क्वेश्चन समझाना है दोस्तों, आंसर नहीं चाहिए मुझे। पहले आप में से कोई भी इस क्वेश्चन को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर दे, क्या कहना चाह रहे हैं? सिर्फ इंग्लिश टू हिंदी करेगा नमन? नमन ना? यस बेटा, ट्राई करेगा। परफेक्ट। तो अगर इस महीने की प्रॉपर्टी किराए पे ली है, इस महीने की 5 तारीख तक पूरे महीने का किराया दे दिया जाएगा। परफेक्ट, आगे। आफ्टर 12 महीने यानी 1 साल के बाद से रेंट 10% बढ़ जाएगा, यानी 12 महीने के बाद से रेंट हो जाएगा 1,10,000 रुपए महीना, राइट। और 12 महीने कब खत्म होंगे दोस्तों? 1 जनवरी 2022, राइट। परफेक्ट, आगे। 3 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट भी दिया है। आप समझते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है दोस्तों? भाई, लैंडलॉर्ड अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है, प्रॉपर्टी इतनी वैल्यूएबल चीज है, वो किराए पे दे रहा है किसी को यूज करने के लिए, क्या रिस्क उठा रहा है? तो साथ ही मांग लेता है डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, कि तुम मेरा मकान में कोई तोड़ फोड़ नहीं मचाओगे, उसके लिए मेरे पास डिपॉजिट रखवा के जाओ। 3 महीने का डिपॉजिट, आगे बेटा। तो जब प्रॉपर्टी यानी अग्रीमेंट जब खत्म होगा तब ये सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल है। परफेक्ट मेरे बच्चे, आगे। वैसे तो रेंट एडवांस में पे करना था, ऊपर तो यही कहा था, लेकिन मार्च 2022 का रेंट पे हुआ है अप्रैल 2022 में। ठीक है जी, आगे बेटा।
इस साल का रेंट का खर्चा निकालना है। क्या निकालना है? रेंट पे कितना हुआ या रेंट का खर्चा कितना, और किस पीरियड का निकालना है। चलिए निकालिए। क्वेश्चन समझ गए ना सब? डेट्स पे कंट्रोल लो और निकालो। होता क्या है ना, इतनी सारी जब बातें हो रही हो, अच्छा इस दिन लिया, इस दिन बढ़ेगा डिपॉजिट, हमारा दिमाग हो जाता है रायते में, पूरा कंफ्यूज। आप चीजों को आराम से देखिए कुछ। हाँ डन। कितना मेरे बच्चे? शाबाश मेरे बच्चे। सॉरी, नहीं, योर आंसर वॉज 12:30। कैसे मेरे बच्चे? शाबाश मेरे बच्चे, एज सिंपल एज दैट। मैं चाहता हूं अब आप सब लोग मेरे साथ देखें, 2 मिनट सब कुछ छोड़े और सामने देखते रहे। देखिए, पहले तो मुझे अपने डेटा पे कंट्रोल लेना है। डेटा क्या दिया गया है, एंड वो डेटा इतना ही सिंपल दिया गया दोस्तों। ये एक टाइमलाइन प्लॉट कर रहा हूं। हमारा अग्रीमेंट हुआ 1 जनवरी 2021। एक साल यहां खत्म होता है और अगला एक साल यहां खत्म होता है। ऐसा ही है दोस्तों। पहले 12 महीने आपका रेंट कितना है? 1 लाख रुपीज अ मंथ। और इसके बाद से आपका रेंट हो गया है 1,10,000 रुपए पर मंथ। जल्दी बताइए, क्या ऐसा ही है? हमें क्या निकालना था? ये तो हो गया ब्रॉडर डेटा। इसके अलावा हमें निकालना क्या है? वी हैव बीन आस्क्ड टू कंप्यूट रेंट फॉर दिस पीरियड, 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022। क्या हमें 21-22 का रेंट निकालना था दोस्तों? 21-22 ये साल कब शुरू होता है? 1 अप्रैल 2021 को, और एंड कहां हो रहा है? 31 मार्च 22। तो मुझे यहां से लेकर यहां तक का रेंट का खर्चा निकालना है। और खर्चे का मतलब जितना हमने इंकर किया, चाहे पे हुआ चाहे नहीं हुआ। अब आप बताएंगे, ये जो 12 महीने जिसका हमें खर्चा निकालना है, उसमें से अप्रैल का महीना, अप्रैल 2021, रेंट कितना चल रहा था? कितने रुपए? 1 लाख रुपीज। ऐसे ही पहले 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक, यहां से यहां तक, क्या रेंट 1 लाख रुपए महीना है दोस्तों? कितने महीने बनते हैं यहाँ पे? 9 months. So this is 1 लाख रुपीज into 9 months, whether paid or not, that's irrespective दोस्तों। और फिर आगे यहां से लेके यहां तक रेंट कितना हो गया? 110। कितने महीने? तो बस बेटा, ये 12 महीने का खर्चा हो गया। 1 लाख इंटू 9 और 1,10,000 इंटू 3। हाँ या ना? पे हुआ नहीं हुआ, मार्च वाला अप्रैल में हुआ, उससे हमें क्या लेना देना। अभी हम किस चीज की बात कर रहे थे? खर्चे की। खर्चा तो इंकर्ड बेस पे होता है जब सर्विस ले ली। क्या पहले 9 महीने सर्विस 1 लाख के हिसाब से ली, अगले 3 महीने सर्विस 1,10,000 के हिसाब से ली, 12,30,000 रुपए। जल्दी बताइए, क्या ये बात समझ आती है? अब आप सब लोग सोच के बताएंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट को आप में से कितने लोगों ने खर्चा माना? कितने लोग सोच रहे थे कि डिपॉजिट जो पे किया है वो भी खर्चा है? जल्दी जल्दी बोलो, हाँ या ना? सोच रहे थे? हाँ, दिमाग में तो आ रहा था ना कि हमने 3 महीने का डिपॉजिट दिया है, वो भी खर्चा है। सोच के बताइए, जो आपने पैसा डिपॉजिट करवाया और वो बाद में वापस आना है, क्या वो आपका खर्चा हो गया? नहीं दोस्तों, वो पैसा सिर्फ रखवाया गया है। जैसे मैं बैंक में एक एफडी करवाता हूं, क्या वो पैसा बाद में वापस मिलना है? क्या वो मेरा खर्चा है? नहीं दोस्तों, दैट्स लाइक इन्वेस्टमेंट। मैंने पैसा बैंक के पास जमा करवाया, बाद में वापस आना है। वैसे ही मैंने अपने लैंडलॉर्ड के पास डिपॉजिट रखवाया है, जो बाद में वापस आना है। जो भी पैसा आप देते हैं जो बाद में वापस आना होता है, वो आपका खर्चा नहीं होता। ठीक है, एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूं। सॉरी, नहीं, रिकॉर्ड तो होगा बेटा, बट नॉट एज एन एक्सपेंस, बट समथिंग एल्स। आपसे ही पूछता हूं, जो आपको सही लगे वो जवाब दीजिएगा। रजिस्टर का लास्ट पेज खोल लीजिए। मैं बेटा रजिस्टर के लास्ट पेज पे वो चीजें लिखवाता हूं जो परवेसिव एग्जांपल्स होते हैं। परवेसिव का मतलब इसका आपके पूरे करियर में बार बार इस्तेमाल होगा। इस एग्जांपल को समझिएगा। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों, मेरे सेंटर पे, अभी सिर्फ सुन लीजिए फिर लिखवाता हूं। मेरे सेंटर पे आप लोगों को पानी पिलाने के लिए एक वाटर डिस्पेंसर मशीन लगी हुई है। ठीक है, उस वाटर डिस्पेंसर मशीन के ऊपर पानी का जार लगता है। 20 लीटर्स का जार आता है, 20 लीटर का, 20 लीटर वाटर जार। मैं ये जार मार्केट से खरीदने गया। दुकानदार से मैंने कहा, सर एक पानी का जार दे दीजिए 20 लीटर वाला, और दुकानदार ने मुझे कहा, सर 200 रुपए।
मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, इतना महंगा पानी हो गया है? एंड ही सेड सर पानी तो सिर्फ 50 रुपए का है, वो जो जार की बोतल है प्लास्टिक वाली 150 रुपए उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट है, आप खाली बोतल वापस कर जाइएगा और 150 रुपए ले जाइएगा। मेरी बात समझ गए दोस्तों? मैं पानी की बोतल लेने गया हूं, दुकानदार ने 200 रुपए मांगे, 50 रुपए पानी के और 150 रुपए पानी का बोतल का सिक्योरिटी डिपॉजिट, खाली बोतल वापस देके ये वापस मिल जाएगा। सोच के जवाब देना, जो मैं वर्ड्स पूछ रहा हूं पहले वो सुनिएगा। मेरी जेब से कैश कितना गया? कैश 200 रुपए। मेरा खर्चा कितना है? पक्का एवरीवन? 200 क्यों नहीं? बस इस प्रिंसिपल को पकड़ के बैठ जाइएगा दोस्तों, कैश खर्चा नहीं होता है। मैंने 200 रुपए दिए लेकिन मेरा खर्चा सिर्फ 50 रुपए है, जो 150 रुपए दिए हैं वो तो बाद में वापस आने हैं, वो मेरा सिक्योरिटी डिपॉजिट नाम का एक एसेट है, एसेट नॉट अ खर्चा। रिकॉर्ड पूरा करूंगा बेटा, बट खर्चा सिर्फ 50 रुपए है, 150 रुपए एक डिपॉजिट नाम का एसेट है। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल लिखेंगे, अपने रजिस्टर के लास्ट पेज पे लिखिएगा। Mr. X purchased a 20-liter water bottle and paid rupees 200 for the same, including rupees 150 as security deposit for the bottle. What is the cost of water to Mr. X? Pass necessary journal entry. Beta JE is journal entry, right? So total amount paid is rupees 200 less refundable security deposit is 150. So cost of water is only 50 rupees. चलिए कोई हेल्प करेगा मेरी जर्नल एंट्री में? जर्नल एंट्री क्या पास करूं? बिना घबराए यार, क्या हो जाएगा? एंट्री गलत हो जाएगी, इतना ही होगा ना, क्या हो जाएगा फिर? यस बेटा, परचेजेस टू कैश, ओके। पानी मेरे बिजनेस के लिए, मैं इसमें डील नहीं करता, अगर डील नहीं करता तो ये मेरे लिए परचेज कॉस्ट नहीं है। परचेज हम बोलते हैं गुड्स को जिसमें हम डील कर रहे होते हैं, राइट? बट आपने एक वर्ड यूज किया टू कैश, मेरी जेब से कैश कितना गया? तो चलो कैश डाल देते हैं 200 रुपए। परफेक्ट, तो परचेजेस की जगह लेट मी राइट वाटर एक्सपेंस। जैसा मैंने कहा, मान लो मैं पानी में डील नहीं करता हूं, तो मेरे बिजनेस के लिए ये वाटर एक्सपेंस है 50 रुपीज, और सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट डेबिट 150 टू कैश 200 रुपए। अब आप बताइए खर्चा, पीएल में खर्चा कितने जाने वाला है? सिर्फ 50 रुपए। 150 रुपए डिपॉजिट बैलेंस शीट में जाने वाला है, एसेट है, बाद में मिलना है वापस। सब अग्री करते हो दोस्तों? बस एग्जैक्टली सेम बात मैं आपसे यहां पूछ रहा था। ये सबका हो गया है दोस्तों? नोट करो करो जल्दी से। आप लोगों ने कभी स्कूल डेज में जीएसटी की काउंटिंग पढ़ी है? जीएसटी नहीं नहीं याद है, नहीं है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, कभी पढ़ी है ऐसा? वो जितनी कहानी आपने पढ़ी है ना दोस्तों, इस इतनी सी थीम से हम उसको समझ सकते हैं, इतने से कॉन्सेप्ट से। बस इस कॉन्सेप्ट को पकड़ के बैठ जाइएगा।
जो पैसा दिया लेकिन बाद में वापस मिलना है वो आपकी कॉस्ट नहीं होता है। ठीक है, चलिए आ जाइए वापस। तो 3 महीने का जो सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया था, क्या वो बाद में वापस मिलना था? वो हमारा खर्चा नहीं था। तो खर्चा तो सिर्फ वो है जिसकी आपने सर्विस ली, और सर्विस आपने 12 महीने रेंट की सर्विस ली है, जगह की सर्विस ली है, तो सिर्फ 12 महीने का खर्चा, किराया ही आपका खर्चा था। और 12 महीने 1 अप्रैल से 31 मार्च वाले जो थे, पहले 9 महीने आपका खर्चा 1 लाख के हिसाब से और अगले 3 महीने 1,10,000 के हिसाब से। एज सिंपल एज दैट। ठीक है बेटा, मैंने कहा था क्वेश्चन है चॉकलेट वाला, तो आप लोगों के साथ अपने क्वेश्चंस की चॉकलेट पॉलिसी डिस्कस कर देता हूं। मेरे यहाँ पे मैं एक चॉकलेट पॉलिसी फॉलो करता हूं दोस्तों। वो चॉकलेट पॉलिसी कुछ इस तरह से है, जो क्वेश्चन मुझे लगते हैं जहां बच्चे का दिमाग लगना है और दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, वहां मैं इसे चॉकलेट वाला क्वेश्चन अनाउंस करता हूं। जो भी पहला करेक्ट आंसर आता है, पहला करेक्ट आंसर, उसके लिए चॉकलेट का इनाम होता है। लेकिन जल्दबाजी में जितने जवाब गलत आ जाते हैं, मैं उन सबसे ले लेता हूं चॉकलेट। ऐसी थोड़ा ना सेहत बनाई है। ठीक है, ओके। सो एवरीवन, चॉकलेट का हिसाब किताब हम हर क्वेश्चन के बाद नहीं करते हैं। चॉकलेट के हिसाब किताब के लिए आप लोग अपने रजिस्टर्स में एक चॉकलेट अकाउंट या अमृतसर का अकाउंट बना सकते हैं। जब कभी आप चॉकलेट वाला सही आंसर दें और लेना बनता हो, अमृतसर को डेबिट कर लीजिए, डेटर बना लीजिए। लेकिन जब आप गलत जवाब दें, देने वाली देनदारी बनती है, तो क्रेडिट भी कर लीजिएगा। एक बार बैठेंगे, हिसाब कर लेंगे। ठीक है, इसी बैच के दौरान मेरा ऐसा अनुमान रहा है, मेरा ऐसा पास एक्सपीरियंस रहा है कि नॉर्मली मेरा लेना ही बनता है चॉकलेट। बच्चा जल्दबाजी में जवाब दे देता है कुछ ना कुछ गलत, तो मेरा लेना ही बनता है। देखना चाहता हूं कि आप में से कोई है जो लेके जाएगा चॉकलेट। तो बच्चे, आपकी पहली चॉकलेट ड्यू हो गई है। ठीक है, परफेक्ट आंसर मेरे बच्चे। बढ़ चले आगे दोस्तों, एवरीवन ये लीजिए। अब चलेंगे दोस्तों अगले कॉन्सेप्ट पे। अगले कॉन्सेप्ट का नाम है मैचिंग कॉन्सेप्ट। चलिए वापस आते हैं। हम पीरियोडिसिटी से शुरू हुए थे। पीरियोडिसिटी में हमने कहा था पीरियोडिसिटी जन्मदाता है दो कॉन्सेप्ट्स का, अक्रूवल और मैचिंग। पीरियोडिसिटी समझ लिया, अक्रूवल समझ लिया, अब हम आ गए हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट पे। नाम सुना है आप लोगों ने? हाँ, ये मैच मेकिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, मैचिंग कॉन्सेप्ट है। आप इस उम्र में है कि जहां पे आप मैच मेकिंग कर रहे होते हैं। हम वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो बताना चाहेंगे दोस्तों मैचिंग कॉन्सेप्ट जो आपको पता हो, व्हाट इज मैचिंग? शाबाश मेरे बच्चे, आपने जो वर्ड्स बोले हैं, बहुत कम लोग ये शब्द इस तरह से बोलते हैं। मैचिंग का मतलब है मैच योर एक्सपेंसेस विद द रेवेन्यूज रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द पीरियड। मतलब जितना इस पीरियड में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया है, उससे मैच करते हुए अपने खर्चे बुक कीजिए, उससे मैच करते हुए। बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसलिए ध्यान से समझिएगा। जो लोग पिछली क्लासों में आए हैं, एग्जाम्पल आप लोगों के साथ तब भी लिया था, फिर से ले रहा हूं, सब लोग सामने देखें। ये एग्जाम्पल आपकी इस फाइल में होगा, जो पीपीटी दिखा रहा हूं उसमें भी होगा, और जो बुक आपको मिलेगी उसके अंदर एज इट इज होगा। तो समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। मान लीजिए मैं पेप्सी का डीलर हूं, पेप्सी की बॉटल्स में डील करता हूं, पेप्सी बेचता हूं, खरीदता हूं और बेचता हूं। मैंने 100 बॉटल पेप्सी खरीदी है एट द रेट ऑफ 8 रुपीज, और इसमें से मैंने 80 बॉटल पेप्सी सेल कर दी है एट द रेट ऑफ 10 रुपीज। परचेज, सेल। 100 बॉटल खरीदी है 8 के भाव से और 80 बॉटल बेची है 10 के भाव में। कोई बताएगा मेरा इस साल का प्रॉफिट कितना? कहीं से आवाज आई? 160। परफेक्ट बेटा। कैसे मेरे बच्चे? परफेक्ट। तो क्या मैं कह सकता हूं प्रॉफिट बेचने पे होता है? प्रॉफिट खरीदते टाइम होता है या बेचते टाइम? बेचा कितना? 80, और एक बॉटल बेचने पे 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। 8 वाली बॉटल बिकी है 10 में, तो हर बॉटल पे 2 रुपए का प्रॉफिट है, और 80 बॉटल बेची है तो 80 इंटू 2, 160 रुपए का प्रॉफिट है। एक व्यापारी तो हमेशा यही सोचता है दोस्तों, लेकिन हम अकाउंटेंट्स कुछ और सोचते हैं कई बार। मतलब प्रॉफिट यही निकलना चाहिए दोस्तों, 160 रुपए का ही प्रॉफिट कमाया है, जो आपने इतने ओनली सोचा कि एक बॉटल पे 2 रुपए का प्रॉफिट और 80 बॉटल बेची है, सो योर प्रॉफिट इज 160 रुपीज।
अब मैचिंग का मतलब क्या है यहां देखें, ये मेरा ट्रेडिंग काउंट, परचेजेस 100 bottles at the rate of 8 rupees, which works out to sales 80 bottles into, अगर हम सिर्फ इसको देखें तो क्या लगता है, प्रॉफिट लॉस जीरो। ऐसा ही लगता है ना, 800 में खरीदा 800 में बेचा। लेकिन आप बताएंगे क्या ये दोनों साइड आपस में मैच हो रही है? इनकम वाली साइड को देखिए, कितनी बॉटल्स की इनकम बुक करी है, लेकिन खर्चे वाली साइड पे बॉटल्स कितनी है? तो क्या 80 बॉटल की इनकम और 100 बॉटल का खर्चा, क्या ये आपस में मैच करता है? नहीं करता। लेकिन अभी हमने मैचिंग कॉन्सेप्ट की बात करी। मैचिंग में हमने क्या बोला? मैच योर एक्सपेंसेस विद द रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द पीरियड। रेवेन्यू कितनी बॉटल का रिकॉर्ड किया? रेवेन्यू कितनी बॉटल का? 80। तो खर्चा भी कितनी बॉटल का होना चाहिए? 80 का। लेकिन हमने खर्चा कितने का डाला हुआ है? तो हम क्या करें, हम 20 बॉटल का खर्चा रिवर्स कर देते हैं। और आप यहां पे दिखाते हो ना दोस्तों, क्लोजिंग स्टॉक कितनी बॉटल्स? 20 बॉटल। किस रेट पे? ये जो आप क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हो, क्या ये कोई इनकम है दोस्तों? इज दैट एन इनकम? नहीं, ये इनकम नहीं है, ये खर्चे का रिवर्सल है। जो खर्चा आपने डेबिट साइड पे डाला हुआ है, ये उस खर्चे का रिवर्सल है। अगर 100 बॉटल का खर्चा डाला था और 20 बॉटल खर्चा रिवर्स कर दूं, तो खर्चा बचा कितनी बॉटल्स का? सिर्फ 80 बॉटल का। अब बताइए, क्या रेवेन्यू 80 बॉटल का आ रहा है और खर्चा भी 80 बॉटल का? क्या मैच करता है आपस में? दिस इज मैचिंग कॉन्सेप्ट, दिस इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। और यहां पे आ जाता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट, विच इज 160। सब हो मेरे साथ दोस्तों? क्या कोई जीपी को डिफाइन कर सकता है? कैन एनीवन डिफाइन जीपी? व्हाट इज जीपी? ग्रॉस प्रॉफिट मत बोलिएगा, वो तो फुल फॉर्म है। कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज जीपी? अगर आप इंटरव्यू देने जाएं और आपसे कोई पूछ ले डिफाइन ग्रॉस प्रॉफिट, तो क्या बोलेंगे? ओके, टू सम एक्सटेंड यू आर राइट, बट कुछ वर्ड्स और इंप्रूव हो सकते हैं। सो जीपी इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड सीओजीएस। सेल्स एंड सीओजीएस। सीओजीएस क्या होता है? अब अगर आप इन शब्दों को देखें तो सारा मैचिंग कॉन्सेप्ट यही पे मिल जाएगा आपको। सेल का मतलब होता है सेल वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड। जैसे हमारे एग्जाम्पल में कितनी बॉटल बेची थी दोस्तों? 80। तो सेल वैल्यू कितनी बॉटल्स की? 80 बॉटल्स की। लेस कॉस्ट ऑफ, पक्का एवरीवन? इज दिस कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? परचेज कितनी बॉटल की थी? 100। लेकिन बेची कितनी थी? तो ये खर्चा भी कितनी बॉटल्स का है? क्या ये मैच करता है आपस में? 80 बॉटल का सेल, 80 बॉटल की कॉस्ट। इन दोनों का डिफरेंस होता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शुद्ध मुनाफा। शुद्ध मुनाफा कि सिर्फ माल बेचने पे कितना प्रॉफिट कमाया। माल खरीदा 8 में, बेचा 10 में, सिर्फ माल में प्रॉफिट कमाया 2 रुपए। कितने पीसेस पे कमाया? 80 पीस पे। तो 160 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट। सब हो मेरे साथ दोस्तों? इसीलिए ये जो आप क्लोजिंग स्टॉक यहां दिखाते हो, ये कोई इनकम नहीं होती है, ये एक खर्चे का रिवर्सल होता है। आप इसको यहां दिखाने के बजाय यहां माइनस कर दीजिए, कोई गलत नहीं कह सकता उसे। ये खर्चे का रिवर्सल है। तो खर्चा है मेरा 100 बॉटल माइनस 20 बॉटल का खर्चा, यानी 80 बॉटल का खर्चा, और रेवेन्यू है मेरा 80 बॉटल का। क्या मैच कर रहा है दोस्तों? एवरीवन, दैट्स मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब मैं अपने वर्ड्स को दोबारा बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैच योर एक्सपेंसेस विद योर रेवेन्यूज रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द पीरियड। इट्स नॉट द अदर वे राउंड। प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझिएगा दोस्तों। मैंने परचेज की थी 100 बॉटल्स, मैंने सेल की थी 80 बॉटल्स। क्या इन दोनों को मैच करने के लिए क्या मैंने अपना रेवेन्यू बढ़ा के 100 बॉटल कर दिया, या मैंने अपना खर्चा कम करके 80 बॉटल कर दिया? सब मेरी वर्ड समझ पा रहे हो दोस्तों? डिड आई इंक्रीज माई रेवेन्यू और डिड आई रिड्यूस माई खर्चा? इसीलिए मैंने कहा मैच योर एक्सपेंसेस विद योर रेवेन्यूज रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द पीरियड। इट्स नॉट द अदर वे राउंड,
It is not like match your revenues with your expenses incurred during the period. It is match your expenses with the revenues recognized during the period. रेवेन्यू बुक किया कि मैंने 80 बॉटल बेची, 80 का रेवेन्यू कमा लिया, तो खर्चा भी बुक करो सिर्फ 80 बॉटल का। जो बॉटल अब की बार बिकी नहीं वो अब की बार के खर्चे में नहीं आनी चाहिए। आप सोच के जवाब देंगे वो 20 बॉटल का क्या हुआ है? वो 20 बॉटल अभी भी हमारे पास बची हुई है, क्लोजिंग स्टॉक। वो कब बिकेंगी दोस्तों? अगले सालों में। जब अगले सालों में बिकेंगी तो उसका रेवेन्यू कब आएगा? अगले सालों में। तो खर्चा भी कब आना चाहिए? अगले सालों में। मैचिंग कॉन्सेप्ट कि जब रेवेन्यू अगले साल में है तो खर्चा भी अगले साल। तो इसीलिए इस साल का खर्चा नहीं है वो इस साल के लिए एक एसेट है। एसेट। जय माता दी एवरीवन, आ जाइए वापस। मैचिंग कॉन्सेप्ट फर्स्ट बुलेट पढ़े। मैच योर एक्सपेंसेस विद द रेवेन्यूज रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द पीरियड। देखो जब पेपर चेक करता हूं ना दोस्तों, तो मैं ये प्रॉब्लम्स देखता हूं, बच्चा लिखता है मैच योर रेवेन्यूज रिकॉग्नाइज्ड विद द एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड। क्या ये शब्द सही है? नहीं। हमें किसको किससे मैच करवाना है? खर्चों को रेवेन्यूज से, नॉट द अदर वे अराउंड। बच्चा कहता है पेपर में भूल गया, तो मैंने कहा मैच योर रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस। किसको किससे भूल जाओ? हमने कहा मैच योर रेवेन्यूज एंड। गलत चीज है दोस्तों। अगर आप अकाउंटिंग में अब 2 साल लगा चुके हो और चीजों को समझते हो तो आपको ये शब्द समझ आने चाहिए। मेरा रेवेन्यू तो फ्रीज हो गया जब मैंने माल बेचा, उससे मैचिंग मुझे अपना खर्चे बुक करने हैं, बस। ठीक है बेटा, अब आप लोग मुझे बताएंगे मैंने इस साल एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली है और पूरे 12 महीने का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, लेकिन उस 12 महीने में से 3 महीने अगले साल में लाई करते हैं। दोबारा बोलता हूं, ध्यान सुनिएगा। मैंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली, आई पेड 12 मंथ्स प्रीमियम, 12 महीने का प्रीमियम पे किया, एक साल का। लेकिन उस 12 महीने में से 3 महीने अगले फाइनेंशियल ईयर को बिलोंग करते हैं। तो क्या सारा खर्चा इस साल का है या कुछ खर्चा अगले साल का है? और उसे हम इस साल क्या बोलते हैं? प्रीपेड इंश्योरेंस। डू वी कॉल दैट एज प्रीपेड इंश्योरेंस? ये क्यों रिकॉर्ड करते हैं हम दोस्तों? खर्चा क्यों नहीं बुक कर लेते? व्हाई डू वी कॉल दिस एज प्रीपेड इंश्योरेंस? आप बताएं। इस साल में उस इंश्योरेंस का बेनिफिट कितने महीने के लिए मिला? 9 मंथ्स। तो खर्चा भी कितने महीने का आना चाहिए? दैट्स मैचिंग कॉन्सेप्ट। दैट्स मैचिंग कॉन्सेप्ट। जब बेनिफिट इंश्योरेंस का 3 महीने का अगले साल मिलेगा तो खर्चा भी 3 महीने का अगले साल आना चाहिए। लेकिन पे इस साल कर दिया तो प्रीपेड एसेट। प्रीपेड। जल्दी बताइए, बात समझ आती है? ओके, मैंने पिछली क्लास में आपसे एग्जांपल पूछा था, एसेट को डेप्रिशिएट करने के लिए एसएलएम लगाओगे या डब्ल्यूडीवी? क्या कहा था आपने? अच्छा, अब क्या जवाब दोगे? एसएलएम या डब्ल्यूडीवी? हाँ, डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स। किस चीज पे डिपेंड करेगा? कि एसेट का बेनिफिट पैटर्न क्या होगा। जैसे एक मशीन से बेनिफिट्स क्या मिलने थे? प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन हर साल बराबर होनी है तो मैं, और अगर प्रोडक्शन डिमिनिशिंग होनी है तो? पक्का ना एवरीवन? आप सोचिए आप क्या कर रहे हैं, एसेट से मिलने वाले बेनिफिट्स के बेसिस पे अपने खर्चे को मैच कर रहे हैं। तो हम जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो भी एज पर मैचिंग कॉन्सेप्ट करते हैं दोस्तों। मेरी बात समझ आती है एवरीवन? नाउ लेट्स टेक फॉर एग्जांपल दोस्तों, इस साल मैंने अपने एम्प्लॉय से सर्विस ली है। एम्प्लॉय की सैलरी है 1 लाख रुपया और मैंने 1 महीने की सर्विस ली है। खर्चा कितना? 1 लाख। सारा का सारा उठा के इस साल के पीएनएल में डाल दोगे? यस और नो? डालोगे? सैलरी का खर्चा पीएनएल में जाएगा? जाएगा। मैंने 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी है। अपने एग्जाम्पल को दोबारा देखिएगा। मैंने एम्प्लॉय से सर्विस ली 1 लाख रुपए, सैलरी का खर्चा। मैंने एक मशीन खरीदी 1 लाख रुपए। सैलरी को इस साल के पीएनएल में डालोगे या नहीं डालोगे? डालोगे। क्या मशीन को भी पीएनएल में डालोगे? क्यों नहीं? बहुत नाइंसाफी है, दोनों 1 लाख रुपए हैं, लेकिन एक को उठा के पीएनएल में डाल रहे हो, एक को बैलेंस शीट में डाल रहे हो। ऐसा क्यों? क्यों? एसेट क्यों बना? सैलरी को भी एसेट बना के डाल देते बैलेंस शीट में, क्यों नहीं डाला? तो बट ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? आप मशीन को भी एक साल पीएनएल में डाल देते, डेप्रिशिएट क्यों कर रहे हो? मेरा क्वेश्चन समझे दोस्तों? आपने सैलरी को उठा के सीधा पीएनएल में डाल दिया, मशीन को भी उठा के पीएनएल में क्यों नहीं डाल देते? वो लॉन्ग टर्म एसेट है। ओके,
बट एम्प्लॉय भी आपके यहाँ बहुत लॉन्ग टर्म तक रह सकता है, रह सकता है। तो मशीन को भी खर्चा मान लो यार, जो 1 लाख रुपए किया। बस ये है जवाब उस बात का दोस्तों, जो एम्प्लॉय से सर्विस इस साल ली है, क्या उसका बेनिफिट आगे मिलने वाला है या इस साल मिल गया? तो जब इस साल मिल गया तो बेनिफिट इस साल आया, तो खर्चा भी इस साल। लेकिन मशीन का बेनिफिट क्या सारा इस साल मिल गया या आगे मिलेगा? जब आगे मिलेगा तो मैं मशीन का सारा खर्चा इस साल बुक नहीं कर सकता। जब मशीन के बेनिफिट्स ओवर द पीरियड आने हैं तो खर्चा भी ओवर द पीरियड आना चाहिए, और इसीलिए हम मशीन को ओवर द पीरियड डेप्रिशिएट करते हैं। अगेन मैचिंग कॉन्सेप्ट, जल्दी बोलो क्या बात समझ आती है बेटा? Salary is going to provide you benefit for that period only, and that's why it's an expense for the period. But your fixed asset is going to provide you benefits over a longer period of time, and that's why the expense should be booked over a longer period of time over which you are going to receive the benefits. And matching it with the benefit pattern, अपने खर्चों के अपने एसेट के बेनिफिट्स के पैटर्न से मैच करता हुआ डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए। अगर एसेट्स के बेनिफिट हर साल बराबर मिलने हैं तो खर्चा भी हर साल बराबर होना चाहिए। अगर बेनिफिट्स धीरे धीरे गिरते जाने हैं तो खर्चा भी हर साल गिरता जाना चाहिए। ओके, रिपोर्ट है, बढ़ाऊं आगे, लीजिए। क्या ये कॉन्सेप्ट अक्रूवल पे ही बेस्ड है दोस्तों? खर्चा जितने पीरियड का इंकर हुआ सिर्फ उतने पीरियड का ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, राइट? हम पैसे के आने जाने को नहीं देखते यहां भी। अच्छा, जैसे इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का पैसा पे कर दिया था हमने 12 महीने का, लेकिन क्या खर्चा 12 महीने का बुक किया था? खर्चा बुक किया सिर्फ जितने पीरियड के बेनिफिट्स मिले। इस बुलेट पे अलग से लेके आऊंगा, पहले एप्लीकेशन देखें। पहला एप्लीकेशन, पढ़ लिया? वो जो अभी 20 बॉटल क्लोजिंग स्टॉक बचा था वो एक एसेट था, वो खर्चा नहीं था, क्योंकि बेनिफिट उसका कब मिलना है? अगले साल। प्रीपेड एक्सपेंस वो भी एक एसेट है, क्योंकि उसका बेनिफिट मिलना है अगले साल, वो इस साल का खर्चा नहीं है। Fixed assets are not written off in 1 year, but are depreciated over the useful life, as the benefit of the asset will be received over a longer period of time. Does that make sense, everyone? Okay. ये जो अभी एग्जाम्पल हम ले रहे थे दोस्तों, 100 बॉटल और 80 बॉटल वाला, ये वही एग्जाम्पल है। तो ये लीजिए, प्रॉफिट लॉस तो एज सिंपल एज 80 बॉटल एट द रेट ऑफ 2 रुपए, और इसी बात को हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट से दिखाते हैं। जब तक यहां तक दिखाया तब तक ये मैचिंग नहीं हो रही है। मैचिंग करने के लिए 20 बॉटल के खर्चे को रिवर्स किया, अब मैचिंग हो रही है। दिस द डिफरेंस बिटवीन द टू इज माय सीओजीएस। वैसे किसी को याद है सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता था? सीओजीएस का फॉर्मूला ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यही होता था दोस्तों। इस क्वेश्चन में कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है, अगर होता तो वो किस साइड आ रहा होता? डेबिट साइड। ओपनिंग प्लस परचेज हो रहा होता। डायरेक्ट एक्सपेंस जैसे फ्रेट वेजेस वगैरह वो भी किस साइड आ रहे होते? तो वो डेबिट साइड पे सारे खर्चे ऐड हो रहे होते और क्रेडिट साइड पे उसका रिवर्सल हो रहा होता। राइट बेटा, ले चलूं आगे? ओके। और इस तरह से निकल आता है मेरा सेल्स माइनस सीओजीएस से जीपी, राइट? हाँ दोस्तों, पढ़िए क्वेश्चन और आंसर दीजिए। पढ़ लिया? आंसर बताइए। ओके, 8,000 किसी ने कहा, किसी ने 12,000 कहा। पहले तो ये बताइए निकालना क्या है? इस साल का खर्चा, चाहे पे हुआ चाहे नहीं हुआ, चाहे ज्यादा पे हो गया हो, हमें तो सिर्फ इस साल का खर्चा निकालना है। और ये साल है बेटा 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 वाला साल।
हमने प्रीमियम कब पे किया है? वी पेड ऑन 1st ऑफ अगस्त। से कब तक के लिए पे किया है? हमने पे किया है टिल 31st ऑफ जुलाई। बेटा 12 महीने का इंश्योरेंस है, तो 1 अगस्त से अगर शुरू हुआ तो कब तक के लिए है? 31 जुलाई के लिए। मान लो ये बात। इसमें से करंट पीरियड में हमारे इस साल में कितने महीने लाए करते हैं? कहने से यहां से लेके यहां तक। हाँ बेटा, कितने महीने? 8 महीने। तो क्या पूरे 12 महीने का खर्चा इस साल का है या सिर्फ 8 महीने का है? अगर 12 महीने के लिए आपने 12,000 रुपए पे किए हैं, यानी पर मंथ कितना पे किया? 1,000 रुपए। तो 8 महीने का 8,000। तो खर्चा इस साल का 8,000 रुपए। और बाकी 4 महीने वाले को क्या कहेंगे? प्रीपेड। ये लीजिए दोस्तों, खर्चा पे करते हुए नहीं होता, खर्चा इंक्रेंस बेसिस पे होता है। जब आपको बेनिफिट 8 महीने का मिला है तो खर्चा भी सिर्फ 8 महीने का होगा। 4 महीने का खर्चा बेनिफिट अगले साल मिलेगा तो खर्चा भी अगले साल का होगा। ठीक है, इसीलिए उसे इस साल हम कहते हैं एसेट, प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से। नेक्स्ट वन, चलिए अब बार बार एक शब्द आया दोस्तों, एसेट। मैंने कहा ना सिक्योरिटी डिपॉजिट को एसेट बोला हमने, प्रीपेड इंश्योरेंस को एसेट बोला। एक बार आप लोगों से पूछ ही लेते हैं, व्हाट इज एन एसेट? डिफाइन एन एसेट। एसेट लायबिलिटी, ये तो बड़ी बात करते हैं ना हम। एसेट क्या होता है? अपने शब्दों में, मुझे बुकिश लैंग्वेज नहीं चाहिए, जो आप समझते हैं एसेट से वो बता दीजिए। जो हमें बेनिफिट देगा। ओके, यस बेटा, जो हमें बेनिफिट देगा लॉन्ग टर्म। बट क्या एसेट शॉर्ट टर्म वाले नहीं होते? जैसे स्टॉक, स्टॉक भी मेरा एसेट है, क्या वो बहुत सालों तक बेनिफिट देगा? नहीं दोस्तों, अगले साल में बिक जाना है, उसके लिए रखा है। तो जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगा, यही एसेट, या कुछ ऐड करना चाहोगे? जो आपने बोला ये अधूरी डेफिनेशन है, गलत नहीं है लेकिन अधूरी है। लेट मी टेक एन एग्जांपल दोस्तों। दोस्तों मेरा सेंटर मेट्रो लाइन के बिल्कुल पास में है, बगल में मेट्रो स्टेशन है, राइट? एक और मेट्रो लाइन बन रही है, उसका भी स्टेशन यहीं पे होगा। क्या इस मेट्रो लाइन का फायदा मुझे होगा या नहीं होगा? क्या मेरे सेंटर को होगा? बच्चा दूर दूर से क्या मेरे सेंटर पे आ सकता है? सो इज दिस मेट्रो लाइन गोइंग टू प्रोवाइड मी बेनिफिट्स इन फ्यूचर? यस। क्या ये मेट्रो लाइन मेरा एसेट है? अगर हाँ, आपकी आपकी डेफिनेशन में तो यही था, एनीथिंग विच विल प्रोवाइड यू बेनिफिट्स इन फ्यूचर। क्या ये मेट्रो लाइन मुझे बेनिफिट देगी? तो अगर ये मेरा एसेट है तो बस मुकेश अंबानी के बाद इस इंडिया का सबसे अमीर आदमी मैं ही हूं, क्योंकि ये मेट्रो लाइन मेरी बैलेंस शीट में एक एसेट बन के आएगा। हाँ या ना? जल्दी बोलो, आपकी डेफिनेशन यही थी, एनीथिंग विच इज गोइंग टू प्रोवाइड यू बेनिफिट्स इन फ्यूचर। This metro line is going to provide me benefits in future, and that's why this is going to be my asset as per your definition. But is this my asset? Why no? हाँ, तो अब डेफिनेशन कंप्लीट करते हैं। I don't have control over this metro line. I don't have ownership over this metro line. That's why this is not my asset. राइट? अगर मान लो कल को मेट्रो वाले डिसाइड करें कि 6 महीने के लिए हम मेंटेनेंस के लिए इस लाइन को बंद कर रहे हैं, क्या मैं जाके दुहाई लगा सकता हूं? अरे मेरा सेंटर कहां जाएगा, मेरे को नुकसान हो जाएगा। क्या मैं ऐसी दुहाई लगा सकता हूं? नहीं दोस्तों, क्यों नहीं? दिस इज नॉट ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय मी, दिस इज नॉट माय एसेट। और सिर्फ मेरा क्यों दोस्तों, यहां पर जितने और ऑफिस खुले हुए हैं, क्या सबको फायदा होगा इससे? क्या हर बंदा अपनी बैलेंस शीट में दिखाएगा एसेट? नहीं। बट क्या फायदा सबको होगा? तो अब डेफिनेशन कंप्लीट करते हैं दोस्तों। एसेट का मतलब होता है एनीथिंग विच इज गोइंग टू प्रोवाइड यू बेनिफिट्स इन फ्यूचर over which you have control or ownership. Is that okay everyone? अब आप बताएं, इंश्योरेंस वालों से मैंने 12 महीने की पॉलिसी ली है, हमारे बीच में अग्रीमेंट हुआ है, एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट इश्यू हुआ है, उन्होंने मुझे 9 महीने की सर्विस इस साल दे दी। क्या 3 महीने की सर्विस फ्यूचर में देनी है? अगर इंश्योरेंस वाले मना कर देते हैं तो क्या आप मान जाओगे? वो कहते हैं जाओ, नहीं देते फ्यूचर में 3 महीने की सर्विस, क्या होगा? आप रिफंड मांगोगे, ला मेरा पैसा वापस, मांगोगे या नहीं? अगर वो नहीं देते तो आप केस कर दोगे, लेकिन पैसा वापस मांगोगे? मेट्रो पे केस कर पाओगे? बंद कर रहे हैं, नहीं कर पाओगे दोस्तों। लेकिन क्या उस इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट पे आपका कंट्रोल है? यस, एंड दैट्स व्हाई दैट 3 मंथ्स प्रीपेड इंश्योरेंस इज योर एसेट। ठीक है दोस्तों, वो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट दे के आया था हमें 150 रुपए, या लैंडलॉर्ड को जो सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया था 3 महीने का, क्या वो पैसा वापस लेना है?
अगर लैंडलॉर्ड देने से मना कर देता है या वो पानी की बोतल वाला देने से मना कर देता है, क्या आप वापस मांगोगे? हाँ, पक्का ना? वो आपका एक एसेट है, आपका कंट्रोल है उसके ऊपर। क्या मशीन आपका एक एसेट है? यस और नो? बिल्कुल है। क्यों है? हमारी ओनरशिप, हमारा कंट्रोल है उसके ऊपर, और फ्यूचर में बेनिफिट्स। किस चीज के बेनिफिट्स मिलेंगे? प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन कितनी करनी है वो मैं डिसाइड करूंगा। अगर मेरे प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है तो मैं कुछ यूज नहीं करूंगा उसे, वो मेरे कंट्रोल में है कितना प्रोड्यूस करना है। लेकिन मेट्रो की कितनी शिफ्ट चलानी है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है दोस्तों। डज दैट मेक सेंस एवरीवन? चलिए अब 2 मिनट के सामने देखें। जब हमने मैचिंग की बात करी तो हमने कहा मैच योर एक्सपेंसेस विद द रेवेन्यूज रिकॉग्नाइज। अब बेटा जैसे ये बॉटल वाली बात थी, बॉटल का खर्चा पर बॉटल 8 रुपए था, राइट? ये एक वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है जो आउटपुट क्या वेरी करती है। तो 80 बॉटल बेची तो खर्चा भी 80 बॉटल का। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे भी होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, क्या वो आउटपुट क्या वेरी करते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट समझते हो दोस्तों? इको में आपने बड़ा कुछ पढ़ा है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट? जो आउटपुट के साथ वेरी, आउटपुट क्या वेरी नहीं करती, चाहे प्रोडक्शन हो चाहे ना हो, ये खर्चा आना ही आना है। जैसे एग्जांपल देते बेटा, एक रेंट का खर्चा, राइट? सॉरी, जो ईएमआई पे करते हैं बेटा, ईएमआई पूरा तो मेरा खर्चा नहीं होता, उसमें जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं वो आपका खर्चा होता है, राइट? फिक्स देना है। बट जैसे हम, आप जो वर्ड यूज करते हो ना फिक्स्ड कॉस्ट, इसमें एक शब्द आया कॉस्ट। आपने जो ईएमआई शब्द यूज किया, आप समझते हो उसका मतलब क्या है? यानी मैंने बैंक से लोन लिया, मैं उस लोन की वापसी कर रहा हूं, ठीक है? लोन की वापसी में दो चीजें हैं, एक प्रिंसिपल और दूसरा इंटरेस्ट। आपका खर्चा क्या है? सिर्फ इंटरेस्ट। लोन जो आपने लिया उसी को वापस करते हो, प्रिंसिपल, वो कोई खर्चा नहीं है बेटा। मैंने बैंक में एफडी कराई, बैंक ने वो एफडी मुझे वापस कर दी, क्या बैंक का कोई खर्चा हुआ? नहीं। लेकिन बैंक ने जो मुझे इंटरेस्ट दिया, क्या वो बैंक का खर्चा है? तो जो एक्स्ट्रा दिया जाता है। इसीलिए ईएमआई के अंदर दो हिस्से होते हैं बेटा, एक प्रिंसिपल पोर्शन, दूसरा इंटरेस्ट पोर्शन। हमारा खर्चा क्या है? इंटरेस्ट। सब हो मेरे साथ दोस्तों? दैट इज माय खर्चा। ओके। फिक्स्ड कॉस्ट, रेंट एक फिक्स्ड कॉस्ट है, सैलरीज फिक्स्ड कॉस्ट है, इंश्योरेंस फिक्स्ड कॉस्ट है, एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ मैं 100 बॉटल बेचूं या 80 बॉटल बेचूं या कोई बॉटल ना बेचूं, क्या रेंट का खर्चा आएगा एवरीवन? तो रेंट का खर्चा कैसे मैच करूं? हम तो मैचिंग कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं, मैच योर एक्सपेंसेस विद द बेनिफिट्स रिकॉग्नाइज्ड, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द पीरियड। तो इसको कैसे मैच करूं? तो ये खर्चे पीरियड से लिंक होते हैं। किस चीज से? टाइम पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 महीने का रेंट 1 लाख रुपए है तो 5 महीने का रेंट 5 लाख रुपए, 12 महीने का रेंट 12। ये पीरियड के साथ लिंक्ड होते हैं। तो जितने पीरियड की आपने सर्विस ले ली उससे मैचिंग खर्चा बुक कीजिए, चाहे आपने पे किया चाहे नहीं किया। सो ये खर्चे पीरियड से मैच होते हैं, ना कि आपके यूनिट से। बॉटल चाहे 80 बेची हो लेकिन खर्चा पूरे 12 महीने, क्योंकि आपने 12 महीने की सर्विस ले ली। अगर आपने जगह ही 8 महीने के लिए किराए पे ली है तो खर्चा कितने पीरियड का बुक करूं? सिर्फ 8 महीने का। So there are some costs which are linked to the output, which are linked to the sales. There are some costs which are linked to the period, fixed cost. उसको 1 to 1 कोरिलेट करना पॉसिबल नहीं होगा आपके आउटपुट से, लेकिन वो पीरियड से मैच होंगी। आप जब अपना ट्रेडिंग पीएल बनाते हो दोस्तों, तो ऊपर क्या लिखते हो? ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, लिखते हो नहीं? तो इस पीरियड में हमने जितनी सेल करी उसका हम रेवेन्यू बुक करते हैं, उससे मैचिंग वेरिएबल खर्चे बुक करते हैं, लेकिन उस पीरियड से मैचिंग फिक्स खर्चे बुक करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां आ जाइए, ये देखें, ये लीजिए। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू रीड दिस बुलेट। मैचिंग का मतलब कतई नहीं है कि सारे के सारे खर्चे रेवेन्यू के साथ लिंक होने चाहिए, यानी रेवेन्यू से आइडेंटिफाइबल होने चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। एक्सपेंसेस चार्ज टू द पीरियड मे बी डायरेक्टली रिलेटेड टू रेवेन्यू, जो 1 to 1 कोरिलेशन हो जाए, जैसे वेरिएबल कॉस्ट,
वो बॉटल वाली कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल COGS, फॉर एग्जाम्पल कमीशन टू सेल्समैन। चलिए मुझे सोच के जवाब दीजिएगा। मान लीजिए मेरा एक सेल्समैन है जिसे मैं कमीशन देता हूं 1 रुपी पर बॉटल सोल्ड। जितनी बॉटल बेचेगा पर बॉटल 1 रुपए। 100 बॉटल खरीदी, 80 बेची, कमीशन कितनी? 80 के हिसाब से 80 बॉटल पे 1 रुपए, 80 रुपए। उसका 1 to 1 कोरिलेशन है आपकी सेल्स के साथ। बट देयर आर सम एक्सपेंस लाइक रेंट, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, दे अक्रू विद पैसेज ऑफ टाइम, यानी दे आर फिक्स्ड कॉस्ट। वो इस पीरियड में जितनी ली गई उस पीरियड से मैच कर दिया जाता है। ठीक है बेटा, डन है एवरीवन? अब देखिए इस मैचिंग कॉन्सेप्ट की कुछ एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन का मतलब हो सकता है कुछ बेनिफिट नहीं मिला फिर भी आप खर्चा बुक कर रहे हो। हमने अभी क्या बोला था? मैच किससे कीजिए? बेनिफिट्स को मैच कीजिए विद द कॉस्ट। विद द कॉस्ट या कॉस्ट को मैच कीजिए विद द बेनिफिट्स? कॉस्ट को मैच कीजिए बेनिफिट्स के साथ। लेकिन कोई बेनिफिट नहीं मिला फिर भी हम कॉस्ट बुक करें, ऐसा होगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, मेरे गोदाम में आग लग गई है और गोदाम में आग लगने की वजह से मेरा 1 लाख रुपए का सामान जल गया है। क्या करूं उसे? उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? व्हाट डू वी कॉल दैट? अबनॉर्मल लॉस, लॉस ड्यू टू फायर। क्या वो लॉस हम पीएनएल बुक करते? हाँ, अबनॉर्मल लॉस पीएनएल में डालते हुए नहीं डालते? हाँ बिल्कुल डालते हैं। लॉस ड्यू टू फायर डालते हैं नहीं डालते? नुकसान तो हुआ है, नुकसान बुक करोगे या नहीं करोगे? करोगे। लॉस ड्यू टू फायर नहीं बुक करते? अच्छा चलो यहां देख के बताओ। व्यापारी बन के बात करना, अकाउंटेंट बन के नहीं। अकाउंटेंट वाली हैट पहनते ही हम लॉजिक भूल जाते हैं। व्यापारी बन के सोच के बताना। माई गोडाउन कॉट फायर एंड गुड्स लॉस ड्यू टू फायर। 1 लाख रुपए के गुड्स आग की भेंट चढ़ गए हैं दोस्तों। 1 लाख रुपीज वर्थ ऑफ गुड्स। मेरा नुकसान हुआ या नहीं हुआ? और नुकसान हुआ है तो पीएनएल बुक करना है दोस्तों। तो ये हम बुक करते हैं। बट क्या इससे फ्यूचर में कोई फायदा होना है? हाँ, कोई फायदा होना है? वो जो 20 बॉटल बच गई थी वो अगले साल में फायदा देंगी या नहीं देंगी? क्योंकि वो अगले साल में बिकेंगी। ये वाला सामान क्या फायदा देगा? कुछ नहीं। लेकिन क्या फिर भी नुकसान बुक करते हैं? मैचिंग कॉन्सेप्ट का वायलेशन, मैचिंग कॉन्सेप्ट की एक्सेप्शन। ठीक है जी, ये लीजिए exception to matching concept. Abnormal losses like stock lost by fire are not related to revenue recognized during the period. इससे related कोई revenue तो नहीं आया, yet they are charged to the accounting period to which they relate. जिस पीरियड से वो रिलेट करते हैं उस पीरियड में खर्चा बुक कर लिया जाता है, चाहे उससे रिलेटेड कोई रेवेन्यू नहीं भी आया। ठीक है दोस्तों। अच्छा चलो, आप लोग ऐसे देखने लग गए पता नहीं सर ने क्या पूछ लिया अबनॉर्मल लॉस के बारे में। आप बताइए। यस बेटा, यस बेटा, पीरियड के हिसाब से। उसका लिंक नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से नहीं है, उसका लिंक पीरियड से है। तो अगर करंट मंथ में, करंट पीरियड में 8 महीने की सर्विस ली, 8 महीने के लिए प्रॉपर्टी किराए पे ली, तो खर्चा भी 8 महीने का आना चाहिए, बिकॉज यू रिसीव द बेनिफिट फॉर 8 मंथ्स। सो मैच योर खर्चा विद योर बेनिफिट्स। नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इट इज एक्चुअली लाइक दिस, मैच योर एक्सपेंसेस विद द बेनिफिट्स। रेवेन्यू का मतलब एक तरह का बेनिफिट ही था ना बेटा। अब जो प्रॉपर्टी मैंने किराए पे ली है, रेंट, क्या रेंट मेरा एक खर्चा है? इस रेंट से मुझे बेनिफिट क्या मिला? अगर मैंने प्रॉपर्टी 8 महीने के किराए पे ली तो आई यूज द प्रॉपर्टी फॉर 8 मंथ्स। क्या 8 महीने जो प्रॉपर्टी मैंने यूज करी वहां मैं अपनी प्रोडक्शन कर रहा हूं? यस और नो? अपना सामान स्टॉक कर रहा हूं, अपनी प्रोडक्शन कर रहा हूं। क्या मुझे बेनिफिट्स 8 महीने के लिए मिले? तो मेरा खर्चा भी 8 महीने के लिए कुछ होना चाहिए, राइट? आपने जो सेल रिकॉर्ड करी है वो सारी सेल भी तो इस 8 महीने के लिए हुई है। अगर फैक्ट्री आपकी 8 महीने की किराए पे थी तो 8 महीने प्रोडक्शन करी होगी, 8 महीने माल बेचा होगा, तो आपका खर्चा भी तो इतने पीरियड का आ रहा होगा, रेवेन्यू भी इतने पीरियड का आ रहा होगा, खर्चा भी इतने पीरियड का बुक कीजिए। तो जो फिक्स खर्चे होते हैं उन्हें हम टाइम के साथ मैच कर देते हैं, जितने टाइम के लिए उनका बेनिफिट्स मिले। वो इंकर भी किसके साथ हो रहे हैं? टाइम के साथ। यस और नो एवरीवन? अच्छा, फिक्स कॉस्ट सब लोग समझते हो ना दोस्तों? हाँ या ना? कभी इको में एक टीएफसी कर्व पढ़ा था आप लोगों ने, टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व। किसी को याद है कैसा होता है?
सीधा, बिल्कुल सही बात। बच्चे ने तो सीधा ही मना कर दिया, उसने कहा सीधा, उसने कहा सीधा मना। हाँ, ओके। ऐसा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऐसा। बट व्हाट डू यू शो ऑन एक्स एक्सिस? एक्सिस पे दिखा क्या रहे हो? सीधा लाइन तो बोल दिया, दिखाते क्या हो एक्स एक्सिस पे? यू शो आउटपुट है। और यहां क्या दिखाता है बेटा? यहां दिखाते हो कॉस्ट। क्या दिखाते हो? अब आप नीचे देख के बताओ, आउटपुट चाहे मैं 0 बनाऊं, फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी? आउटपुट चाहे मैं इतना बनाऊं, फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी? आउटपुट चाहे मैं इतना बनाऊं, फिक्स कॉस्ट। क्या ये आउटपुट क्या वेरी कर रही है? ये किस चीज क्या वेरी कर रही है? ये वेरी करेगी टाइम के साथ। अगर 1 साल का रेंट 12 लाख है तो 2 साल का रेंट 24 लाख है, 3 साल का रेंट 36 लाख है। ये वेरी कर रही है टाइम के साथ। इसे हम रिकॉग्नाइज भी टाइम के साथ ही करते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, डन। आ जाइए सामने। तो क्या ये एक्सेप्शन सबको समझ आती है दोस्तों? सामान का लॉस ड्यू टू फायर। अच्छा, आप लोगों ने इंश्योरेंस क्लेम वाली बातें भी कभी पढ़ी है? इंश्योरेंस क्लेम पढ़ा है ना? तो अगर 1 लाख रुपए का सामान जल जाता और उसके बदले 60,000 का क्लेम मिलता, पहले व्यापारी बन के बताओ नुकसान कितने का हुआ? ऐसा ही कहते हैं ना आप दोस्तों। तो आप इंश्योरेंस क्लेम को खर्चे में से माइनस करते थे और बाकी खर्चा 40,000 का पीएल में बुक करते थे। तो क्या अब नॉर्मल लॉस पीएल में जाता या नहीं जाता? बिल्कुल जाता, नेट ऑफ क्लेम जाता। क्या वो आपको कोई बेनिफिट दे रहा है? नहीं, लेकिन फिर भी पीएल में जाता। मैचिंग कॉन्सेप्ट का एक्सेप्शन। ठीक है जी। नाउ ऑल ऑफ यू, पीरियोडिसिटी जन्मदाता था अक्रूवल और मैचिंग का। ये तीनों कॉन्सेप्ट हैंड इन ग्लव चलते हैं, ये तीनों कॉन्सेप्ट इकट्ठे चलते हैं हमारे इस साल का प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए और हमारे बैलेंस शीट के एसेट्स और लायबिलिटीज को डिटरमिन करने के लिए। डेप्रिसिएशन कितना बुक होगा? मैचिंग कॉन्सेप्ट से आया। क्रेडिट सेल रिकॉर्ड करूंगा या नहीं करूंगा? अक्रूवल कॉन्सेप्ट से आया। और ये सब कुछ जन्म आया इनका पीरियोडिसिटी से, राइट? अक्रूवल कॉन्सेप्ट की वजह से अक्रूड एसेट्स भी रिकॉर्ड किए, अक्रूड इनकम्स भी रिकॉर्ड करी। पीरियोडिसिटी सॉरी मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से एसेट की वैल्यू डेप्रिशिएट करके बचा हुआ एसेट बैलेंस शीट में दिखाया, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में दिखाया, प्रीपेड इंश्योरेंस बैलेंस शीट में दिखाया। तो एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम्स और एक्सपेंसेस, इनका डिटर्मिनेशन मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से होता है दोस्तों। इसीलिए अब ये लाइन पढ़े, दे गो हैंड इन हैंड। जस्ट वन मोमेंट, I want all of you to read this line again. अक्रूवल वाली, ये कॉन्सेप्ट अक्रूवल पे ही बेस्ड है। ये भी नहीं देखता पैसा कब आया, पैसा कब गया। ये सिर्फ देखता है मैच करने की बात है, किस पीरियड में बुक करना है। इसीलिए ये तीनों कॉन्सेप्ट हैंड इन ग्लव चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। ठीक है जी। चले, अब चले अगले कॉन्सेप्ट पे। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट, नाम है डुअल एस्पेक्ट। नाम तो पक्का सुना होगा। क्या होता है डुअल एस्पेक्ट? हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक डेबिट और एक क्रेडिट। इक्वल होते हैं डेबिट्स और इक्वल होते हैं क्रेडिट्स। परफेक्ट बेटा। आपकी 11th स्टैंडर्ड की बुक का नाम भी था डबल एंट्री बुक कीपिंग, वही डुअल एस्पेक्ट बेस था। तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट या डबल एंट्री कॉन्सेप्ट का जन्मदाता कौन है? हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग? नो कॉन्सेप्ट में कौन से इंसान ने इस कॉन्सेप्ट को जन्म दिया? हु इज द फादर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट? मैंने अपने पिछले बैच में किसी से पूछ लिया कि बेटा हु इज द फादर ऑफ डुअल एस्पेक्ट। एक बच्चे ने हाथ खड़ा करके कहा सर टीएस ग्रेवाल साहब। यार हमारी लाइफ में तो टीएस ग्रेवाल साहब की बुक से ही हुआ है जन्म, राइट ना? बिल्कुल सही बात है। तो हमारी लिए तो उनकी वही है। लेकिन एक्चुअली में डुअल एस्पेक्ट, ये जो अकाउंटिंग आप करते हैं, डेबिट क्रेडिट करते हैं, इसका जन्मदाता कौन है? किसी को पता है दोस्तों? नहीं। एक इटालियन मैथमेटिशियन थे दोस्तों, लूका पैसियोली। उन्होंने हमारा ये पूरा डबल एंट्री बुक कीपिंग का सिस्टम बनाया था। वो मैथमेटिशियन हमारा पूरा सिस्टम बना गए और हम अकाउंटेंट होके मैथ से डरते हैं। हाँ, मुझको डर लगता है मैथ से। हाँ, चलो आ जाओ फिर सामने। सो एवरी ट्रांजैक्शन और इवेंट हैज टू एस्पेक्ट्स रिप्रेजेंटेड बाय अ डेबिट एंड अ क्रेडिट। दिस कॉन्सेप्ट इज द कोर ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। लूका पैसियोली इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। लूका पैसियोली। ठीक है दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट की वजह से होता क्या है? ओके,
हमारा ट्रायल बैलेंस टैली होता है इस कॉन्सेप्ट की वजह से। तो जैसा बच्चे ने कहा, अगर ट्रायल टैली नहीं होता तो पता चल जाता है हमने कोई गलती करी हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। तो हमारा ट्रायल टैली होता है इस कॉन्सेप्ट की वजह से, और ट्रायल टैली होता है इसलिए हमारी बैलेंस शीट टैली होती है इसी कॉन्सेप्ट की वजह से। अगर ये कॉन्सेप्ट ना होता तो बैलेंस शीट के टैली होने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि हमारा डुअल एस्पेक्ट अकाउंटिंग हम करते हैं, इसीलिए हमारी ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट टैली होती है। इज दैट ओके एवरीवन? तो आप में से कितने लोगों की बैलेंस शीट टैली होती है हमेशा? कोई है जिसकी बैलेंस शीट कभी टैली नहीं होती? हाँ, एक हाथ तो खड़ा हुआ। कभी कभी होती है ऐसी, हाँ कभी कभी। भरोसा रखिएगा दोस्तों, अगर आप अपने डुअल एस्पेक्ट पे कमांड ले लें, बैलेंस शीट ना टैली हो, ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, ओवरसाइट में गलती हो सकती है, लेकिन आप लॉजिकल मिस्टेक करें ऐसा नहीं होगा अगर आप डुअल एस्पेक्ट में फोकस करें। तो हर बार एंट्री का डबल इफेक्ट सोचिए। जब जब आप वो सोचते रहेंगे बैलेंस शीट ना टैली हो, ऐसा कभी नहीं होगा। अगला कॉन्सेप्ट है कंसिस्टेंसी। नाम सुना दोस्तों? हाँ एवरीवन, क्या होता है कॉन्सेप्ट? शाबाश मेरे बच्चे। एवरीवन, वैसे कंसिस्टेंसी का मतलब सिंपल भाषा में मतलब होता है यूनिफॉर्मिटी, एक जैसा फॉलो करना। जैसे हम आपको कहते हैं बेटा आज तुमने सीए में कदम रखा है, आज जोश है, आज तुम दिन में जाके 8 घंटे पढ़ाई कर लोगे। ऐसा नहीं चाहिए कि आज 8 घंटे पढ़ाई किया कल 0 हो गए। पढ़ाई करनी है कंसिस्टेंटली, रेगुलरिटी से। बस वही कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग में कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है दोस्तों, बिजनेस में एक बार जो प्रिंसिपल्स, जो पॉलिसीज आपने सिलेक्ट कर ली, उन्हें साल दर साल, ईयर आफ्टर ईयर कंसिस्टेंटली फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल मेरा बिजनेस इस साल अपनी मशीन को डेप्रिशिएट करता है एसएलएम से, अगले साल कौन सा फॉलो करना चाहिए? उसके अगले साल। ऐसा क्यों दोस्तों? इस साल एसएलएम, अगले साल डब्ल्यूडीवी क्यों नहीं कर सकते? उसके अगले साल कोई और क्यों नहीं कर सकते? जोर से बोल बेटा। आप देखिए, अकाउंटिंग का एक बेसिक ऑब्जेक्टिव बोला था कंपैरिजन इनेबल करना। कंपैरिजन किसके साथ? अपने साथ भी तो करना था ना, अपने पास परफॉर्मेंस के साथ। अगर पिछले साल तक मैं कुछ और पॉलिसी फॉलो करता था, इस साल मैं कुछ और पॉलिसी फॉलो करता हूं, क्या मेरे रिजल्ट्स पिछले साल से कंपेरेबल होंगे? नहीं होंगे। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट कहता है एक बार जो अकाउंटिंग पॉलिसी आपने सिलेक्ट कर ली, ईयर आफ्टर ईयर आपको वो कंसिस्टेंटली फॉलो करनी चाहिए। चाहिए, पड़ेगी नहीं, करनी चाहिए। चाहत है, राइट? दोनों में फर्क है। अगर आप कहते हैं करनी ही पड़ेगी, मतलब आपको बांध दिया गया कि ऐसा ही करना है। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं करनी चाहिए, इट शुड बी फॉलो। पढ़िए, the accounting policies selected by a business should be consistently applied and remain unchanged from one period to another period। ठीक है बेटा? तो इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? हमें इतने रिजिड कंपार्टमेंट में बांट दिया गया कि अब हम पॉलिसी कभी चेंज नहीं कर सकते। क्या ये मतलब हुआ इसका? नहीं दोस्तों। क्या पॉलिसी चेंज हो सकती है? हो सकती है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्यों डाला गया? जो बच्चे ने कारण बताया, कंपैरिजन इनेबल करने के लिए, ओवर अ पीरियड का कंपैरिजन। सो इट इज नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन ओवर टाइम। लेकिन दोस्तों, क्या ऐसा नहीं हो सकता आज मैंने जो पॉलिसी सिलेक्ट करी वो आज के डिसीजन को देखते हुए है, क्या कुछ सालों के बाद वो सिनेरियो चेंज हो सकता है? अगर सिनेरियो चेंज हो जाए तो क्या मुझे पॉलिसी चेंज करना अलाउ होना चाहिए? तो इसीलिए हम कहते हैं दोस्तों, कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि आपके हाथ काट दिए गए। इट डज नॉट मीन इनफ्लेक्सिबिलिटी एंड डज नॉट फॉरबिड इंट्रोडक्शन ऑफ इंप्रूव्ड अकाउंटिंग मेथड। यानी आपको बांधा नहीं जा रहा है, आपको सिर्फ ये कहा जा रहा है कि एक बार जो लगा दिया आपको साल दर साल कंसिस्टेंटली फॉलो करना चाहिए। तो अगर आप एसएलएम फॉलो कर रहे हैं तो आपको साल दर साल एसएलएम फॉलो करना चाहिए। इसका ये मतलब क्या ये मतलब हुआ कि पॉलिसी हम कभी चेंज नहीं कर सकते? द आंसर इज नो। पॉलिसी चेंज हो सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इन 3 सिनारियों में से कोई एक सिनारियो हो तो ही आप अपनी पॉलिसी चेंज कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्या कहा मैंने? सिर्फ इन 3 सिनारियों में ही आप अपनी पॉलिसी चेंज कर सकते हैं। पहला सिनारियो कि पॉलिसी का चेंज लॉ मांग रहा हो। पॉलिसी का चेंज कौन मांग रहा है? लॉ सर्वोपरि है दोस्तों, सबसे ऊपर कौन है? लॉ, भगवान के बाद ऑफ कोर्स, राइट? लेकिन अगर लॉ कहता है कोई पॉलिसी चेंज कर दो तो वो पॉलिसी चेंज
कर देनी चाहिए। दूसरा, अगर हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि पॉलिसी को चेंज कर देना चाहिए तो कर दीजिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं दोस्तों? अकाउंटिंग की रूल बुक है जो हमारा इंस्टीट्यूट बना रहा है। हमारा इंस्टीट्यूट कौन है दोस्तों? आईसीआई। आईसीआई इज द पेरेंट बॉडी ऑफ अकाउंटिंग, प्रिंसिपल बॉडी ऑफ अकाउंटिंग। अगर आईसीआई के द्वारा बनाए गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि आपको अपनी पॉलिसी चेंज कर देनी चाहिए तो क्या कर देनी चाहिए दोस्तों? हम लोग मेंबर बनने जा रहे हैं आईसीआई का, कुछ लोग आईसीएमएआई का यानी कॉस्ट अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट का। अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड होते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग के भी स्टैंडर्ड्स होते हैं। हमारे लिए तो हमारी पेरेंट बॉडी के द्वारा बनाए गए रूल्स है। क्या ये रूल्स हमें फॉलो करने मैंडेटरी होंगे? तो अगर कभी ये स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि पॉलिसी चेंज करो तो क्या कर देनी चाहिए? तो पहला सिनेरियो या तो लॉ कह दे या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कह दे। और तीसरा सिनेरियो, जब हमें यह लगे कि पॉलिसी का चेंज करना जरूरी है फॉर राइट प्रेजेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, सही पिक्चर दिखाने के लिए, सही इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए अगर पॉलिसी का चेंज होना जरूरी है तो कर देना चाहिए। लेट मी टेक एन एग्जांपल दोस्तों। ओके एवरीवन, थोड़ी देर के लिए मेरे कहने पे मान लीजिए, ऐसा है नहीं लेकिन मेरे कहने पे मान लीजिए। दोस्तों, आपको पता है कंपनीज एक्ट कौन सा चल रहा है? 2013। इससे पहले कौन सा एक्ट था? एनी आइडिया? ओके, 2013 से पहले भी इंडिया में एक कंपनीज एक्ट था दोस्तों, एंड दैट एक्ट वाज 1956 का एक्ट, कंपनीज एक्ट 1956। और 2013 में आ गया कंपनीज एक्ट 2013। हाइपोथेटिकली मेरे कहने में मान लो कंपनीज एक्ट 1956 में लिखा हुआ था कि एसेट को डेप्रिशिएट करने के लिए कंपनीज कैन फॉलो एसएलएम, डब्ल्यूडीवी एंड वन मोर मेथड, मेथड नंबर 3। ठीक है, तो इन तीन में से कोई भी मेथड चूज किया जा सकता था। मेरी कंपनी ये फॉलो करती थी। ठीक है, अब मान लीजिए कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा ओनली एसएलएम या डब्ल्यूडीवी कैन बी फॉलोड, यानी तीसरा मेथड हटा दिया गया। मैं कौन सा फॉलो कर रहा हूं? क्या मुझे अभी भी अलाउड है तीसरा मेथड या मुझे चेंज कर देना चाहिए? किस वजह से चेंज करना पड़ा? लॉ की वजह से। तो क्या मेरी पॉलिसी चेंज हो जाएगी? किस वजह से हुई? लॉ की वजह से। तो अकाउंटिंग पॉलिसी कैन बी चेंज्ड इफ इट इज रिक्वायर्ड एज पर लॉ। ठीक है, दूसरा, जैसे बेटा एसएलएम डब्ल्यूडीवी मेथड्स है, वैसे ही इन्वेंट्री को वैल्यू करने के भी कुछ मेथड्स होते हैं। ये आप लोगों ने कभी नहीं पढ़े हैं, इसीलिए सिर्फ सुनिएगा। हमारे इस कोर्स में हम एक चैप्टर पढ़ेंगे इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए कुछ मेथड्स। शायद आप में से किसी ने नाम सुना हो फीफो, शायद नाम सुना हो लीफो। फीफो, लीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसे ही वेटेड एवरेज मेथड। तो मान लो इन्वेंट्री के लिए एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। ठीक है, मान लो ऐसा। और वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता था इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए आप इन तीन में से कोई मेथड फॉलो कर सकते हो, और मेरी कंपनी ये फॉलो करती थी, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो। कुछ टाइम के बाद AS2 रिवाइज हो गया। वैसे आप लोगों ने कभी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई है ना? कैश फ्लो एज पर विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? एज पर AS3 रिवाइज्ड, ऐसा बोलते थे ना, एज पर AS3 रिवाइज्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 था जो कभी रिवाइज हुआ, हम आज के टाइम पे उसके अकॉर्डिंग कैश फ्लो बनाते हैं। वैसे ही AS2 रिवाइज हुआ और इसने कहा लीफो नॉट अलाउड। तो अब कौन सा मेथड अलाउड है? फीफो, वेटेड एवरेज। लीफो अलाउड। मेरी कंपनी कौन सा फॉलो कर रही है? क्या आप कर पाऊंगा? तो मुझे अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। किसने बोला? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हमारे लिए तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी लॉ की तरह ही है, हमारी पेरेंट बॉडी बना रही है, राइट? सो या तो लॉ मांग ले वो चेंज, तो हमें चेंज करना पड़ेगा, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मांग ले। तीसरा सिनेरियो आपके सामने रखता हूं दोस्तों। दोस्तों, मेरी कंपनी में एक नई मशीन परचेज की जा रही है, न्यू मशीन। मैं उस कंपनी का CFO हूं, राइट? अकाउंट्स हेड करता हूं, फाइनेंस पूरा फंक्शन में हेड करता हूं। इस मशीन की खरीदने की जरूरत क्या है, इससे क्या फायदे होंगे, ये मैं नहीं बता सकता। ये बताएगा प्रोडक्शन मैनेजर या इंजीनियर। मैंने अपने यहाँ के इंजीनियर को बुला लिया
कि आओ और मुझे बताओ इस मशीन से हमें क्या फायदा होगा। इंजीनियर साहब ने कहा सर इस मशीन की यूजफुल लाइफ 5 साल है, ये मशीन अगले 5 सालों तक हमें फायदा देगी। क्या फायदा देगी? प्रोडक्शन होगी इससे। तो मैंने पूछा किस फॉर्मेट में फायदा होगा, और मेरे इंजीनियर साहब ने कहा सर इस मशीन से अगले 5 साल इतना इतना आउटपुट बनेगा, 20,000 यूनिट्स, हर साल 20,000 यूनिट्स बनाएगी। क्या ये कंफर्म्ड है या एस्टिमेट है? पक्का एवरीवन? अगर आप मेरी जगह है तो कौन सा मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन फॉलो करेंगे? एसएलएम। तो मेरी कंपनी ने सिलेक्ट कर लिया कि हम अपने एसेट को डेप्रिशिएट करने के लिए एसएलएम फॉलो करेंगे। ठीक है दोस्तों, सब लोग ध्यान से सुनिएगा बेटा 2 मिनट। अब ये एक्चुअल प्रोडक्शन, पहले साल हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई 20,000 यूनिट्स। मैंने अपने इंजीनियर साहब को फोन किया और उनसे पूछा, कहा यार तुमने कहा था 20,000 बनेंगे, पूरे 20,000 ही बने। और इंजीनियर बहुत प्राउड फील कर रहा है, कॉलर ऊपर कर लिया अगले ने, कह रहे सर अब एक्सपीरियंस ही इतना हो गया है, हम जो प्लान करते हैं ना वही होता है। अच्छा तुम तो भगवान मान रहे हो अपने आप को, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगले साल प्रोडक्शन हुई 16,000। मैंने इंजीनियर को दोबारा फोन किया, मैंने कहा सर अब की बार थोड़ी कम हुई है, और अब की बार कॉलर तो ऊपर नहीं किया उसने, और उसने कहा सर अब की बार थोड़ी सी कम रह गई है, आप चिंता मत करो अगले साल वापस। अच्छा, अगले साल प्रोडक्शन हुई 12,000। मैंने बुला लिया अब की बार, वापस आओ मेरे ऑफिस में, ये क्या है? और अब इंजीनियर कह रहा है सर हमारा अनुमान गलत हो गया, ये मशीन का आउटपुट धीरे धीरे गिरता ही जा रहा है, जैसे जैसे मशीन पुरानी होती जा रही है इसका आउटपुट गिरता जा रहा है, और हमसे ये संभल नहीं रही, आगे और गिरेगी। अब आप लोग मुझे बताएंगे दोस्तों, अगर मुझे ये पता होता तो मैं डेप्रिशिएट करने के लिए कौन सा मेथड फॉलो करता? WDV। लेकिन हम कौन सा फॉलो कर रहे हैं? अब आप बताइए, क्या एसेट को सही वैल्यू पे दिखाने के लिए एसएलएम फॉलो होना चाहिए था या WDV? लेकिन तब का हमारा अनुमान कहता था कि बेनिफिट बराबर मिलेंगे, तो हमने एसएलएम फॉलो किया। लेकिन अब हमारा अनुमान क्या कह रहा है कि गिरते हुए बेनिफिट्स मिलेंगे, तो विच मेथड शुड हैव बीन फॉलोड? तो क्या अब चेंज कर ले? क्या किसी लॉ ने बोला ये बात? क्या किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोला? क्या सही पिक्चर दिखाने के लिए चेंज करना जरूरी है? तो कर देना चाहिए। तो सिर्फ 3 केस में आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हो। पहला केस, या तो लॉ मांग ले वो चेंज, दूसरा केस द चेंज इज रिक्वायर्ड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और तीसरा केस ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाने के लिए या सही वैल्यू सही पिक्चर दिखाने के लिए अगर उसका चेंज करना जरूरी है तो कर देना चाहिए। ठीक है, मैं सिनेरियो चेंज करता हूं। क्या प्रॉफिट बढ़ाने के लिए प्रॉफिट पॉलिसी चेंज कर दें? कि हमने कहा चलो कल तक एसएलएम फॉलो कर रहे थे, अगर अब WDV कर दें तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्या चेंज कर दें? नहीं दोस्तों, ये तो मैनिपुलेशन हो गया ना, मैनिपुलेशंस अलाउड नहीं। तो प्रॉफिट मैनेज करने के लिए, बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए पॉलिसी चेंज करना अलाउड नहीं है। मैं कहूं रात को भगवान सपने में आए थे और भगवान ने कहा बच्चा कल से WDV चेंज कर दूं? क्यों नहीं? ना लॉ, ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ना सही पिक्चर दिखा रहा। तो पॉलिसी चेंज हो सकती है सिर्फ 3 सिनेरियोज में, और वो 3 सिनेरियोज है ये लीजिए। An accounting policy can be changed in any of the following circumstances only. पहला, to comply with provisions of law. दूसरा, to comply with any accounting standard. और तीसरा, when the change is expected to result in better reflection of true and fair picture in the financial statements. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सही पिक्चर दिखाने के लिए, ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखाने के लिए अगर पॉलिसी का चेंज करना जरूरी है तो चेंज कर देना चाहिए। जय माता दी एवरीवन। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे। अगले कॉन्सेप्ट का नाम है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ओके, एक काम करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को आज रोकते हैं, लेकिन जो जो अभी तक पढ़ा उन्हें रिकैप करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था। पहला कॉन्सेप्ट, द फर्स्ट कॉन्सेप्ट वाज एंटिटी कॉन्सेप्ट। उसके 2 नाम और भी थे, बिजनेस एंटिटी और अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा था? बिजनेस और ओनर अलग अलग एंटिटीज हैं और हम अकाउंटिंग करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी कॉन्सेप्ट की वजह से हम ओनर के द्वारा लगाए गए पैसे को
कैपिटल यानी इंटरनल लायबिलिटी मानते हैं, और अगर कभी ओनर को हम वापस करते हैं तो वो लायबिलिटी का रीपेमेंट माना जाता है, ड्रॉइंग्स माना जाता है, कैपिटल का उल्टा। दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, या जिसका एक नाम और भी था मॉनेटरी यूनिट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या बोला? सिर्फ वही चीजें रिकॉर्ड होंगी जो मनी की टर्म्स में मेजरेबल है, क्वालिटेटिव फैक्टर्स रिकॉर्ड नहीं होंगे। और मनी का मतलब क्या होगा? जिस देश में आप डोमिसाइल्ड है, लोकेटेड है, वहां की जो रूलिंग करेंसी है, उस करेंसी में आपकी ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जाएगा यूजुअली। इस कॉन्सेप्ट की एक बड़ी लिमिटेशन थी, क्वालिटेटिव फैक्टर्स रिकॉर्ड नहीं होते, और एक और लिमिटेशन थी प्राइस लेवल चेंजेस ये कंसिडर नहीं करता, इन्फ्लेशन वाली बातें कंसिडर नहीं करता। अगले कॉन्सेप्ट पे आए हम, गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब था बिजनेस फोर्सिएबल फ्यूचर तक चलता जाएगा ऐसा माना जाता है, यानी जहां तक हमारी नजर जाती है, दूरदर्शिता जाती है, वहां तक ये बिजनेस चलता जाएगा। नीदर देयर इज एनी इंटेंशन नॉर एनी कंपल्शन टू क्लोज इट डाउन और स्केल इट डाउन सब्सटैंशियली। इस कॉन्सेप्ट की वजह से लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म वाली चीजों में सेग्रीगेशन हो पाई, यानी लॉन्ग टर्म एसेट क्या है और शॉर्ट टर्म एसेट क्या है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या है और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी क्या है। अगर ये कॉन्सेप्ट ना होता तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म नहीं होता। अगर कभी एक बिजनेस गोइंग कंसर्न ना हो तो हम एसेट्स को कैरी करेंगे, एसेट्स और लायबिलिटीज को एट एनआरवी बेसिस। ये कॉन्सेप्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट का जन्मदाता है, जो कॉन्सेप्ट अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट का जन्मदाता है गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न, राइट? ओके, अगला कॉन्सेप्ट आया पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। हमने बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे आर्टिफिशियल पीरियड्स में डिवाइड किया। जिस पीरियड के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं वो पीरियड 12 महीने का हो सकता है, 12 से कुछ ज्यादा हो सकता है, 12 से कुछ कम हो सकता है। ऐसा क्यों कर रहे थे? ताकि बिजनेस की परफॉर्मेंस को पीरियोडिकली असेस किया जा सके और करेक्टिव डिसीजन लिया जा सके जहां जहां जरूरी है। अगला कॉन्सेप्ट आया दोस्तों अक्रूअल कॉन्सेप्ट। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट जन्मदाता था अक्रूअल और मैचिंग का। हम पहुंचे अक्रूअल कॉन्सेप्ट पे। अक्रूअल कॉन्सेप्ट ने क्या कहा? चीजों को रिकॉर्ड करो, ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को रिकॉर्ड करो ऑन ड्यू बेसिस, ना कि तब जब पैसा आए या पैसा जाए। रेवेन्यूज और कॉस्ट को रिकॉर्ड करो जब वो अर्न हो या वो इंकर हो। रेवेन्यू अर्न कब माना जाएगा? जब आपने गुड्स बेच दिए या आपने सर्विस दे दी। सो व्हेन द गुड्स हैव बीन सोल्ड और व्हेन द सर्विस आर रेंडर्ड, तब आप अपना रेवेन्यू बुक कीजिए, ना कि तब जब पैसा आएगा। खर्चा कब बुक करें? जब गुड्स परचेज हो जाए या सर्विस रिसीव हो जाए। तो कॉस्ट आर रिकॉर्डेड व्हेन द गुड्स आर परचेज और व्हेन द सर्विस आर रिसीव, एंड नॉट व्हेन कैश इज पेड। पैसे के पे होने से उसका कोई नाता नहीं है। हम अक्रूवल कॉन्सेप्ट में सिर्फ कॉस्ट और रेवेन्यू को ही बुक नहीं करते, उससे मैचिंग या उससे रिलेटेड एसेट्स और लायबिलिटीज को भी अक्रूवल बेसिस पे बुक करते हैं। तो हम उधार की सेल भी रिकॉर्ड करते हैं, उधार की परचेज भी रिकॉर्ड करते हैं। एडवांस मिलना हमारा कोई इनकम नहीं हो जाता, एडवांस हमारे लिए एक लायबिलिटी है। एडवांस अगर किसी को दिया है तो हमारा खर्चा नहीं हुआ, एडवांस पेड एक एसेट है, राइट एवरीवन? हम अक्रूड इंटरेस्ट भी रिकॉर्ड करते हैं, अक्रूड एक्सपेंस भी रिकॉर्ड करते हैं अक्रूवल बेसिस पे। फिर हमने बात करी दोस्तों मैचिंग कॉन्सेप्ट की। किसको किससे मैच करना है? एक्सपेंसेस को मैच कीजिए विद द रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द पीरियड। इस पीरियड में जितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया है उससे मैचिंग खर्चा बुक कीजिए। और इसी कॉन्सेप्ट की वजह से क्लोजिंग स्टॉक एक एसेट दिखाया जाता है। वो चाहे परचेज इस साल में हुआ लेकिन इस साल का खर्चा नहीं है, उसका बेनिफिट मिलेगा अगले साल में, तो वो खर्चा भी अगले साल का होगा, राइट एवरीवन? प्रीपेड इंश्योरेंस, जो प्रीपेड एक्सपेंस होता है उसका बेनिफिट भी हमें अगले पीरियड में मिलना है। इस पीरियड में उसका बेनिफिट नहीं मिला तो इसका खर्चा भी इस पीरियड में नहीं होगा। वैसे ही दोस्तों हम एसेट को, फिक्स एसेट को एक साल में पीएल में नहीं डाल देते, हम उसे ओवर द पीरियड डेप्रिशिएट करते हैं क्योंकि उसका बेनिफिट मिलना होता है ओवर द पीरियड, राइट एवरीवन? अक्रूवल, मैचिंग और पीरियोडिसिटी, ये तीनों कॉन्सेप्ट हैंड इन ग्लव चलते हैं हमारा प्रॉफिट लॉस डिटरमिन करने के लिए और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमिन करने के लिए। अगला कॉन्सेप्ट किया दोस्तों डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट का मतलब था हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय अ डेबिट एंड एन इक्वल क्रेडिट। इस कॉन्सेप्ट का जन्मदाता लूका पैसियोली। लूका पैसियोली ये इस कॉन्सेप्ट के जन्मदाता है, और इस कॉन्सेप्ट की वजह से ही हमारा ट्रायल टैली होता है और हमारी बैलेंस शीट टैली होती है, राइट? पूरा बेस है हमारी अकाउंटिंग का दोस्तों ये। उसके बाद हमने बात करी अबाउट कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब था जो एक बार अकाउंटिंग प्रिंसिपल या अकाउंटिंग पॉलिसी एक बार सिलेक्ट कर ली वो ईयर आफ्टर ईयर कंसिस्टेंटली फॉलो होनी चाहिए, राइट?
लेकिन इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये नहीं है कि हमने अपने आप को रिजिड कर लिया कि अगर कभी कोई इंप्रूव्ड मेथड है तो हम चेंज नहीं कर सकते। ये जरूरी है कंपैरिजन के लिए, ओवर द पीरियड अगर अपने आप से कंपैरिजन करना है तो कंसिस्टेंटली पॉलिसीज फॉलो होनी चाहिए। लेकिन 3 सिनेरियो में अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो सकती है। पहला सिनेरियो, या तो द चेंज इज रिक्वायर्ड एज पर लॉ, दूसरा सिनेरियो द चेंज इज रिक्वायर्ड एज पर एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और तीसरा सिनेरियो it is expected to result in better presentation of true and fair view of financial statements। अगर चेंज सही पिक्चर दिखाने के लिए जरूरी है तो चेंज कर देना चाहिए। क्या प्रॉफिट मैनेज करने के लिए चेंज कर सकते हैं? नहीं। क्या भगवान के सपने में आने की वजह से चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में मिलेंगे तो इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। थैंक यू एवरीवन, दैट्स इट फॉर द डे।